Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और वेलकम प्रभा जी, दर्शान जी, नरेंद्र जी, सबको वेलकम। आज का जो प्रोग्राम है वो जो हमारी स्पीकर है वो जानी पहचानी है, लेकिन हम अपनी कुछ जरूरी बातों के साथ शुरू करते हैं। अस्मा, आप क्या चाहेंगी कि क्वेश्चन आंसर्स बीच में ही हो या लास्ट में हो? हम बीच में ले सकते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा चेन ऑफ थॉट लोगों की लूज हो जाती है। तो वैसे तो ऑडियंस जैसे कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर क्वेश्चन बीच में आता है तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बस बीच में ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रोग्राम है वो सवेरा स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप है। और बस मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि ये YouTube पर MWC के YouTube पर भी होगा और Facebook पर भी लाइव जाएगा। तो अगर किसी को नहीं चाहते कि उनका वीडियो इस पर आए तो वो अपना कैमरा ऑफ कर लें। और उसके साथ ही दूसरी बात ये कि अगर आप अपने जब प्रेजेंटर अपनी बात कर रहे हैं तो आप अपने माइक्स को अगर बंद कर देंगे तो आप बेहतर तरीके से सुन सकेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज डिजिटल हैंड या चैट में आप डाल दीजिए क्वेश्चन। अस्मा के बारे में मैं कहूंगी कि अस्मा has been working in community services for around 13 years in Canada. She holds a master's from the USA in pharmacy and administrative sciences, and she has studied addictions and community services in Canada. Asma is passionate about working with marginalized communities and is a strong advocate of diversity, equity, and inclusion. अस्मा के बारे में हम वैसे अस्मा को इतना सुन चुके हैं और इतना सारा कुछ जानते हैं कि ये छोटा सा 2-4 लाइनों का कोई खास इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन अस्मा जो है वो माशाल्लाह लाजवाब हैं अपने तमाम जो भी अब तक उन्होंने अपने प्रोग्राम किए हैं। और अभी हमें दूसरी कोई अस्मा नहीं टकराई है, तो अस्मा के हवाले हम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त होगा। जी अस्मा। दूसरी अस्मा हो भी नहीं सकती। हो भी नहीं सकती। Thank you so much, Seema, and thank you so much, Rintu ji, for the comments as well. और again, good evening everybody, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते and सत श्री अकाल। और आप लोग मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं वो उज़मा से कहती हूँ कि मुझे आप लोग ना शर्मिंदा करके पारा पारा कर देते हैं। तो आई एम जस्ट, जैसे मार्टिन लूथर काउंसिल कहते हैं ना, सिंगल डॉट, तो मैं भी एक डॉट ही हूँ और मैं आई रियली मीन इट। क्योंकि जिंदगी में दुनिया में इतनी सारी चीजें लोग कर रहे हैं और इतना सारा करने को है कि कभी पलट कर देखो तो हम सोचते हैं कि हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। और हमें अभी तो फिर हम आपको आज फिर दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में बेपनाह इजाफा करें और आपके अल्फाजों से जो हम सबको एक सुकून और शिफा मिलती है उसमें बहुत इजाफा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। मैं अभी शुरू करने से पहले जल्दी से, क्योंकि मैं बड़ा स्टोरी टेलर हूँ, मुझे थोड़ी सी कुछ इशू हो गया था अभी हेल्थ केयर वर्टिगो वगैरह, तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई। तो वो मुझे फौरन अपॉइंटमेंट भी मिल गया और वो भी फीमेल थी, साउथ एशियन फीमेल, और मैं आई वाज इन वेरी बैड शेप। उन्होंने मुझे पता नहीं था कि वेस्टिबुलर फिजियोथेरेपी होती है अगर किसी को वर्टिगो हो। और ये मैं इन्फॉर्मेशन हर जगह शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत दफा औरतों को, आदमियों को चक्कर का प्रॉब्लम होता है, उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ जाएं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे 3 सेट कराए उसी सिटिंग में, और मैं बहुत रो रही थी बिकॉज आई वॉज इन बैड शेप एंड आई विल एडमिट दैट। लेकिन जब उन्होंने कर दिया, क्योंकि मेरे कुछ ईयर का प्रॉब्लम था, और उसके बाद मेरी हालत बेहतर होनी शुरू हुई, वो स्पिनिंग मेरी रुक गई है, स्टिल डिजीनेस, लेकिन और जो सबसे अच्छी चीज मैं उनके लिए कर सकती थी कि मैं दिन में मेरे ख्याल में 2-4 दफा तो उनके लिए दुआ निकलती है कि मैं ऊपर वाले से कहती हूँ कि अल्लाह ताला इस औरत के हाथ से हजारों नहीं लाखों शिफा पाए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कहा या अल्लाह लाखों शिफा पाए। तो मैंने कुछ ग्रुप्स में उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, इल्म जो है या शऊर जो या अवेयरनेस, या मेरे ख्याल में हिंदी पंजाबी में उसको जागृति कहते हैं, इफ आई एम राइट, वो जो है वो ऐसी चीज है, इतनी इम्पोर्टेंट लगता है कि कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है अवेयरनेस फैलाना, लेकिन आप यकीन कीजिए कि एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कितने लोगों की मदद कर सकता है, हम नहीं सोच सकते। मैंने क्या किया, उन फिजियोथेरेपिस्ट की इंफॉर्मेशन किसी एक औरतों का हमारा ग्रुप है उसमें डाल दी, और मेरे पास उसी रात एक फोन आया कि मेरा नाम ये है, आप अस्मा खान है जी। मैंने कहा बताएं।
कहने लगी मैंने वर्टिगो का मैसेज पढ़ते ही और आपको फोन कर दिया। तो मैंने कहा मैं आपकी कैसे हेल्प करूं? कहने लगी मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ये प्रॉब्लम हुई है, और एग्जैक्ट वही सिम्टम जो मुझे हुए थे उन्होंने बताए, और वो लोग बहुत छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप हैं। तो मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, और मैं अभी जब दुआ करती हूँ तो उनके लिए भी दुआ करती हूँ। मेरी उनसे बाद में बात नहीं हुई। मैंने कहा फौरन इनके पास चले जाएं, दैट विल हेल्प यू एटलीस्ट टू स्टॉप द स्पिनिंग। तो ये जो चीज होती है ना, वो उनकी हेल्प, और आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन एज ए इंसान जो हम लोग ह्यूमंस है ना, मैं कहती हूँ ये जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं खसलत या क्वालिटी, या ये हम सबके अंदर है। अगर अच्छा करेंगे ना, और वो तो आपके एक कंटेनमेंट, एक सुकून, एक शांति जिसको कहते हैं ना, वो आपको मिलेगी। तो अगेन व्हेनेवर आई डू एनी सेशंस, मैं कहती हूँ जो भी चीज यहाँ से सीख कर उठिएगा, उसको जाकर कम से कम 1 या 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अगेन आई एम द प्रेजेंटर टुडे, थैंक यू टू माल्टा वुमेन काउंसिल अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ यहाँ सिखा नहीं रही, हम कुछ मिलकर डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जाती हूँ सबसे। मैं अभी मेरे इंट्रोडक्शन में सीमा ने बताया, बीन वर्किंग इन सोशल सर्विसेज सिंस ऑलमोस्ट 13 इयर्स। मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी और बिजनेस से, और मैंने काफी काम किया पाकिस्तान में, यूएस में। लेकिन सोशल सर्विसेज में काम करने से जो सुकून मिलता है ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी फिल्मों में आनंद, वो जो है ना, उसका कहीं, कोई रिंटू को हंसी आ रही है, कोई उसका मोल नहीं है जो सुकून उसमें आता है ना। तो ये चीजें अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। और ये कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रही, सिखा नहीं रही, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगी, फिर दोबारा स्टॉप शेयर कर दूंगी, क्योंकि फिर मुझे सबके चेहरे नजर नहीं आते, तो वो मुझे कहते हैं ना, मजा नहीं आता फिर ग्रुप करने में, ठीक है? तो थोड़ा मैं शेयर करूंगी ताकि हम देख लें कि हम आज क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। जी जरूर। शेयर। अच्छा जी, बताइए आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल। बिल्कुल नजर आ रही है, ठीक है। And I'm going to do slideshow from beginning. अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर रोल्स एंड इनइक्वालिटीज, राइट? और सुनने में लगता है बड़ा भारी है, लेकिन जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को बनाया, और क्योंकि मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस के अराउंड काफी सारा काम किया है कैथलिक फैमिली सर्विसेज के साथ, तो ये दिस इज वन ऑफ माय पैशन। तो मुझे इसकी प्रेजेंटेशन बनाने में बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मजा आ रहा था, कि मुझे समझ में आ रहा था कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। तो मैंने कहा ये फ्राइडे का ग्रुप है, दे विल एंजॉय इट। तो 4 चीजें हम आज बेसिकली डिस्कस करेंगे, जो आउटलाइन हमारी है। पहला तो हम समझेंगे कि जेंडर सेंसिटिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो है क्या, जेंडर रोल्स क्या है, ठीक है, हिस्टोरिकल रूट्स, पास्ट में क्या हुआ है, इसकी जड़ कहाँ पर है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन या तफरीक या फर्क करना मर्द और औरत का, जो 2 जेंडर्स हैं, और ऑब्वियसली अब हम कनाडा में रहते हैं, कुछ लोग इसके अलावा भी एक जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं, उन सबके लिए ये वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन, इसकी रूट्स क्या है, कैसे शुरू हुआ, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। फिर क्या जेंडर इनइक्वालिटी आज भी हो रही है, हैपनिंग टुडे, क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत दफा हम समझते हैं कि हम इतना पढ़ लिख गए, हम इतना तरक्की कर गए कि अरे ये तो पुराने जमाने की बातें थी, जेंडर इनइक्वालिटी। आजकल तो मर्द औरत बहुत बराबर हैं, औरतें नौकरी भी करती हैं, गाड़ी भी चलाती हैं, सब कुछ करती हैं, और बड़ा अब तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या हो रहा है आज, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देखेंगे थोड़ा सा। एंड हाउ कैन वी चेंज दिस, इसको तब्दील कैसे किया जा सकता है? जैसे उस्मान ने भी शुरू में बताया कि सवेरा का जो सारा प्रोजेक्ट है वो इसके अराउंड है। एक चीज है, हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, और अगर हो रही है तो हम सब मिल के इसको तब्दील कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार से बताती हूँ कि मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ। जब मैंने अपनी कॉलेज पढ़ा कनाडा में और प्लेसमेंट पे गई, तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस की उसके अंदर प्लेसमेंट की। तो मैंने जो अपने सीईओ, आई मेंशन हिज नेम, मैंने पीचेस के साथ किया था, बलदेव अंकल से। मैंने कहा कि बलदेव अंकल, हम और आदमियों को क्यों नहीं पढ़ाते? उस वक्त भी मेरा सवाल था, हम आदमियों को क्यों नहीं पढ़ाते? तो आज सवेरा का पार्ट बनकर मुझे आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड कि हाँ, हम लोग आ गए वहां तक ना, और ये कि आदमी भी चीजों को समझ रहे हैं और इसका पार्ट बन रहे हैं। तो हैट्स ऑफ अगेन टू माल्टा वुमेन काउंसिल एंड उस्मा एंड अनु एंड परमिंदर, ऑफ कोर्स। परमिंदर मैं तो कभी भी नहीं भूलती। अच्छा, तो ये जो ना, ये जो चीजें, ये ये हम वहां तक आ गए। इट्स, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि इट्स सच अ ब्लेसिंग एंड सच अ प्रिविलेज कि हम वहां तक आ गए कि आदमी इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है? तो वरना तो डोमेस्टिक वायलेंस का नाम लो तो बस एक रोती हुई औरत आती है दिमाग में,
तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के भाई औरत, तो लेकिन ये कि और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बाज़ दफा जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार आदमी भी होते हैं, तो उस जी पर भी हम थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन में इतना बड़ा पार्ट उसका है नहीं, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो औरतें ज्यादा इसका शिकार बहरहाल होती हैं, लेकिन आदमी भी इसका शिकार होते हैं। मेरे पास 2-3 दुखी आदमियों के भी फोन आए हैं एक जमाने में, एंड आई हैव हेल्प्ड देम ओवर द फोन। तो ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन एक हिसाब से उसकी शिद्दत कम होती है। वो ज्यादातर ये होता है और यहाँ ज्यादातर लेडीज है तो हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन आदमियों के साथ ज्यादातर फाइनेंशियल अब्यूज होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम पहले पढ़ेंगे जेंडर सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद हम जेंडर रोल्स के ऊपर जाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने एक स्लाइड स्किप कर ली है। हाँ जी, चूंकि ऊपर सॉरी पीछे ऊपर वो आ रही है बैनर, तो मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा गिव मी 1 सेक। हाँ जी, तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर रोल्स। देखो, जो सेंसिटिविटी है, और आज जो हम पढ़े जेंडर या इंसान की, जो हम जिसे कहते हैं ना कि एक मेल फीमेल जो डिफरेंट सेक्सेस हैं इंसानों में, ठीक है, तो उस एक प्रोसेस होता है जिसके में हम समझते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि किस तरह जेंडर एक पार्ट प्ले करता है जिंदगी में हम सबकी, और कैसे जेंडर पार्ट प्ले करता है हम दूसरों के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं। एक मर्द औरत के साथ, एक औरत मर्द के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ये सब जेंडर सेंसिटिविटी। क्या हमें इतनी हिसासियत या इतना एहसास है? हम कभी सोचते हैं क्या मैं एक आदमी के साथ ट्रीट करते हुए, चाहे वो कोई भी हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, कोलीग हो, क्या मैं सोचती हूँ कि ये मैं सही कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रही, मैं किस तरह ट्रीट कर रही हूँ उसको? और इसी तरह वाइस वर्सा एक आदमी औरत के साथ जब कोई ट्रीटमेंट करता है, तो क्या वो जेंडर सेंसिटिव होता है? क्या उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है और एक ऑपोजिट जेंडर है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी, मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई, थोड़ा उस बारे में और पढ़ना है, कि औरतें जो होती हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको पेन का जो है ना वो ज्यादा एहसास होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने तो कभी इसको सोचा नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन पढ़ा फिर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या आदमियों को पता है कि औरतों को पेन ज्यादा फील होता है? दैट्स द वे वी आर, राइट? हम इसी तरह बने, हम बिल्टअप ऐसे हैं। क्या अगर अगर हम आदमियों को छोटा सा ही पीस बता दें कि औरतों को पेन फील होता है, उनका ब्रेन ही इस तरह का है, तो ओ ये एक बड़ी अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है? तो अगेन, जैसे मैंने कहा कि हम सब रोज सीख रहे हैं, हम भी रोज सीख रहे हैं, तो ये जो सेंसिटिविटी है, ये हिसासियत या एहसास करना, दैट इज जेंडर सेंसिटिव। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, जेंडर रिलेशन जो है हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में हर जगह मौजूद है। बहुत सारे आजकल तो इतनी ट्रेनिंग्स हो रही हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट पे, हम सबकी, आप सबकी भी हो रही होंगी, कि किस तरीके से आप जेंडर सेंसिटिव हो सकते हैं अपनी जिंदगियों में और अपने वर्क प्लेस में। और अगर आप इसको समझे जेंडर सेंसिटिविटी को, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जेंडर किसी खास जेंडर का होने की वजह से आपको प्रिविलेज मिल रही है, आपको आसानियां आ रही हैं, और किसी खास जेंडर का होने की वजह से आपके साथ नाइंसाफी कहाँ हो रही है। और हम खुलकर इस पर बात करते हैं कि रिसर्च सारी कहती है कि जो औरतें हैं उनमें, उनको जनरली सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, समाज के अंदर डिसएडवांटेजेस हैं, उनके साथ इनजस्टिस है, नाइंसाफी है। और ये है, इससे कोई आप कहीं रिसर्च उठा के देख लीजिए, आप लोगों से उनकी कहानियां पूछ लीजिए, अपने अतराफ में लोगों से बात कर लीजिए। एक छोटी सी चीज है, अभी हम एक प्रेजेंटेशन में थे, कोविड से पहले एक कॉन्फ्रेंस थी, कि जो वेज गैप है, और थोड़ा सा उस पर बात करेंगे आगे, कि उसी जॉब के ऊपर उतनी घंटे की जॉब है, एक औरत भी वही काम करती है, बाज दफा बेहतर काम करती है, और मर्द भी, लेकिन जो सैलरीज हैं वो औरतों की कम है। ये एक अभी तक, और ये सिर्फ कोई पुराने जमाने में या पसमानदा मुल्कों में नहीं, इन मुल्कों में भी जो वेज गैप है, औरतों की तनख्वाहें कम है। सीमा, आपको क्वेश्चन आज भी, बिल्कुल आज के उसमें भी, या बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, आज भी आपको पता है, हम लोग एक मजाक करते हैं सोशल सर्विस में, कि सोशल सर्विस में काफी सालों से काफी सारी जगह पर ना वेज फ्रीज लगा हुआ है, वेजेस नहीं बढ़ रहे। तो हम ओ लोग मजाक में कहते हैं, क्योंकि सोशल सर्विस में ज्यादातर औरतें होती हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, तो हम लोग फिर मजाक करते हैं औरतें आपस में, कि अगर किसी कॉन्फ्रेंस में 300 लोगों की जगह होती है, तो हम लोग कहते हैं इसमें से 299 जो है वो औरतें। 300 पीपल के ऑडियंस होगी, 299 औरतें होंगी सोशल सर्विस। ये मजाक होता है, और एक आदमी। तो ये एक, तो वेज गैप इज देयर इवन इन द वेस्टर्न सोसाइटी एज वेल। ये आप लोग कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, जेंडर रोल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जेंडर रोल्स क्या है, कि जैसे मर्द औरत, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन होती है
बिहेवियर के मर्द ऐसे बिहेव करेगा और औरत ऐसे बिहेव करेगी। ये और स्टेरियोटाइप्स होती हैं कि हम पहले से सोचते थे कि इसको ऐसे करना और इसको वैसे करना, ठीक है। हर एक की, जिसे कहते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, किसी की पर्सनालिटी, किसी की जॉब, किसी का अपीयरेंस, बिहेवियर, इवन आवाज। होता ये कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि पुराने जमाने में भी और आजकल भी बहुत जगह पर ये होता है कि आदमी सारा काम करेंगे और औरतें घर में रहेंगी, बच्चों की परवरिश करेंगी और उनको यही करना चाहिए, ये उनका काम है और ये आदमियों का काम है। एक तो ये। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें तो अगर एक कहीं औरत तरक्की कर गई, किसी जगह की सीईओ बन गई और एक आदमी भी सीईओ है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं मर्द और औरत से। उसी पोजीशन में, उसी जगह पर उतनी ही कामयाब, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और ये सब जेंडर, ये हमारी सोच है, ठीक है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और फिर अगेन कल्चरल डिफरेंसेस विद इन सब ग्रुप्स, और वो सब भी अपनी जगह पर होता है। हम लोगों को, सबको, बहुत लोगों को जैसे कॉल्स आती हैं, कभी किसी को डक क्लीनिंग की कॉल आ गई, ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती है ना। इसका मैं थोड़ा सा फनी स्टोरी मैं आपको सुनाऊं तो, सॉरी मुझे स्टॉप शेयर करके सबकी शक्लें नजर आए। तो जो ना कॉल्स आती है लोगों के, तो एक हमारे अपने घर में क्या हुआ कि एक कॉल आने लगी, कोई मेरे ख्याल में साहब थे रियल एस्टेट वाले, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल रियल एस्टेट पीपल, लेकिन ज़्यादातर सब लोग की अपनी अपनी एक तरीका होता है बात करने का। तो कॉल आई तो हमारे घर में, मेरे हस्बैंड तो उनको उठा लिया, तो उनसे बात हुई तो बड़े आराम से, अच्छा आप क्या हैं, ये हैं वो हैं, हो गई। फिर एक दफा और किसी की कॉल है, अच्छा मेरा लास्ट नेम खान है, तो लेकिन ये मैं अपने फादर का नाम होल्ड करती हूँ ना, मेरे हस्बैंड का नाम खान नहीं है। तो जब फोन आया किसी का, तो उन्होंने देखा कि एक औरत ने फोन उठाया और साउथ एशियन औरत। अब आप सोचिए कि जो एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आप कौन है, कि उन्होंने कहा मेरी खान साहब से बात कराएं। और ये बड़ी फनी स्टोरी, और मेरा लास्ट नेम खान है। तो मुझे भी तफरी सूझी, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा कि आप कौन, मैं फलाना रियल एस्टेट वाला। तो मैंने कहा कि आप खान साहब को जानते हैं। अब खान साहब मैं हूँ, खुद सोच लीजिए। मैंने कहा आप खान साहब को जानते हैं? कहने लगे जी वो मेरे दोस्त हैं। समझ रहे? तो मुझे हंसी भी आई और मुझे वो, मैंने कहा कि बताना मैं नहीं चाहती, मैंने कहा मेरा नाम खान है, आइंदा यहाँ फोन मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि औरत जो है, मतलब डर जाएगी, दब जाएगी, एक और डरना दबना उसका वलीन फर्ज है। तो आप ये जो ना, ये जेंडर एक्सपेक्टेशन, ये हम सब के, और आप यकीन कीजिए क्योंकि हम लोग सब यहाँ साउथ एशियन हैं, तो मैं स्टोरीज भी वहीं से आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको यकीन कीजिए कि ये यहाँ पर भी, ये हर जगह मौजूद है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लें, हम बात करते हैं अपने घरों में, इंडिया पाकिस्तान में लोग, अच्छा तो कनाडा में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वहां तो बड़े लॉज हैं। अच्छा तो अमेरिका में भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वहां तो औरतों के बड़े राइट्स हैं। हमारे यहाँ पीछे बैक होम में लोग समझते हैं कि वेस्ट में जो औरत है वो एक बहुत बड़ी सी शानदार गाड़ी में बैठी, एक गुची या उसका क्या कहते हैं, बड़ा सा कोई शनेल का बैग लेके, और बहुत, और खटखट आदमियों को रोनती हुई जा रही होगी, बस पता नहीं क्या हो रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने शेल्टर में कभी काम नहीं किया, लेकिन जब मैं शेल्टर विजिट करने गई थी एक दफा, फॉर अ मीटिंग, तो मैंने सबसे पहले जो चेहरे पे नील पड़ी हुई औरतें देखी थी, वो गोरी औरतें थी। मैंने साउथ एशियन औरत को नहीं देखा था इस तरह मार खाए में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक्सपेक्टेशंस, सोच, स्टेरियोटाइपिंग, ठीक है, ये सब कुछ है। एक और किसी से बात हुई तो वो कहने लगी अच्छा फलानी औरत के साथ ये हो गया कनाडा में, तो क्या हुआ, वहां तो बड़ी आसानी, उससे बोलो तलाक ले ले। समझ रहे? तो मुझे उससे भी बड़ी, मुझे तकलीफ भी हुई और हंसी भी आई, क्योंकि जिनके साथ हुआ वो बड़ी तकलीफ में थी, कि इट्स नॉट दैट इजी, ये स्टेरियोटाइपिंग, ठीक है। तो मैं आपको नटशेल, वायलेंस की तरफ चलेगा तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि ये जेंडर रोल, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सब कुछ इसका पार्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एग्जाम्पल स्टडी की अस्मा, बात करें। परबा हाँ, कुछ कहना चाहती हैं तो जी प्रभा प्लीज, हाँ अब मुझे आपकी हाँ, शक्ल मैं नजर, जी बोलिए। आपकी बातों को बहुत इत्मीनान से सुन रही हूँ, बस स्टेरियोटाइप समझ में नहीं आया, इसलिए पूछना चाहती हूँ इसका क्या मतलब होता है। जैसे हम किसी को आसान हिंदी उर्दू में बोले कि हम जैसे जज करते हैं ना, कि मैं फर्ज कर लूं, उसको हम उर्दू में कहते हैं हमने फर्ज कर लिया कि आप ऐसी होंगी। आप समझ रही हैं? अगर आपने जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी पोजीशन होल्डर यहाँ पर है, सीईओ है, ठीक है। तो वो कहती है कि वो काम पर जब मीटिंग्स में भी जाती तो शलवार कमीज दुपट्टा पहन के जाती, ठीक है। तो कह लेंगी कि मैं जब, और शी वॉज द स्पीकर, तो और हमसे काफी बड़ी उम्र की, कह लेंगी कि जब मैं गई वहां, तो मैंने उस रिसेप्शन पे कहा कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ, ये नहीं बताया कि मैं स्पीकर हूँ, बस कहा मैं आई हूँ। उसने पूरी बात नहीं सुनी, उनको कोने में बिठा दिया।
वो समझी कि वो कोई ऐसी होंगी रेफ्यूजी और उनको ना हेल्प चाहिए। कह लेंगे मैं वहाँ बैठी रही, जब कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया तो मुझसे कहा मुझे अंदर जाना है। उसने कहा कि बैठो अभी मैं किसी को बुलाती हूँ। इतने में आ गया उनका कोई कलीग या वो खुद उठी, तो उसने कहा ये स्पीकर है, तो उसने बड़ा अपोलोजाइज किया। ये स्टेरियोटाइपिंग होता है, पहले से फर्ज कर लेना, आप समझ रही, या लेबल कर देना, पहले से अपना मन बना लेना कि ऐसा है, मन बना लेना कि ये ऐसे ही होगा, यानी बगैर वजह जाने, बगैर कुछ सोचे उसके बारे में जज कर लेना, फर्ज कर लेना कि भाई ये ऐसे ही होगा। नेचर, बिल्कुल जजमेंटल। जैसे स्टेरियोटाइपिंग का ये भी होता है, जैसे मैं मिसाल दूं कि लड़कियां हमेशा गुड़ियों के साथ खेलेंगी, लड़के हमेशा ट्रक के साथ खेलेंगे, लड़का डॉल के साथ नहीं खेल सकता, लड़की ट्रक के साथ नहीं खेल सकती। ये स्टेरियोटाइपिंग, उसको हमने उस रोल को फिक्स कर दिया, जैसे आसान लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि ये इसने ऐसे ही करना, ये इससे आगे नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर जो है आदमी रो नहीं सकते, हाँ वो भी हम सब इस पे बात करेंगे। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया सीमा कि आदमी रो नहीं सकते, ये तो मेरा बड़ा पसंदीदा मौजू है। तो अच्छा एक चीज और क्या जो मैं भी बड़ा बोलती हूँ इस बारे में कि औरतें जो है ना, उनको आदमियों का खाना खाने के बाद औरत को खाना खाना चाहिए। हम जब पार्टीज में जाते हैं, दावतों में जाते हैं, तो हम भी जाते थे, दावतों में जाते हैं, तो जब खाना लगा तो भाई पहले मर्द खा ले। अब वो मर्द उठे, उन्होंने शाम से खाना लिया और इसमें कुछ नहीं, ये कल्चरल नॉर्म बन गया, उन्होंने खाना खाया और उसके बाद जो ना फिर वो जब खाना लेके हट गए तो औरतों ने भी वही खाना खाया, उतनी इज्जत से खाया, लेकिन पहले मर्द ने खा लिया। तो मैं जो ना कभी मजाक में, क्योंकि मेरी फील्ड भी ऐसी थी, मैं मजाक में कहती थी अच्छा भाई आदमियों ने खाना खा लिया, अब हम लोग जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, इन्फीरियर कॉम जो है ना नेशन, औरतें वो अब खाना खाएंगी। तो सब हंसते भी थे। तो बाद में फिर मैंने सीरियसली इस बात को बोला कि देखो औरतें जो हैं वो, आप उनको कहते हैं वो डेलिकेट हैं, वो नाजुक हैं, वो कमजोर हैं, और फिजिकली हम लोग काफी होते भी हैं, और बच्चे भी हैं छोटे साथ, तो खाना पहले औरतों को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये चेंज है, सबने कहा हाँ सही बात है, ये तो सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है। तो जब खाना लगे तो पहले औरत को खाने दो, ठीक है, फिर आदमी खा ले, उसमें कौन सी बिग डील है, ये कहाँ लिखा है। और मैं अगेन, चूंकि मेरा बहुत सारा काम पैलिएटिव केयर के साथ भी है, तो फेथ प्लेसेस के साथ इट्स आई लव वर्किंग विद फेथ प्लेसेस, गुरुद्वारे और मस्जिद और मंदिर एंड एवरीवेयर। इतनी इज्जत औरत की, इतना एहतराम औरत का। जी कमलजीत आप अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आपको। जी पूछिए प्लीज। मैं इसमें आपके पॉइंट में भी एक ऐड करना चाहती हूँ कि स्टीरियोटाइप्स का प्रभा जी ने पूछा था ना, मुझे लगता है कि स्टीरियोटाइप का ऐसा होता है कि जो जिस भी सोसाइटी में, जिस कल्चर में, सभ्याचार में हम रह रहे हैं, वो डिफाइंड अनसेट लेवल पे हो जाता है कि लड़की फीमेल से ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है और मेल से ये एक्सपेक्टेड है, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर में हो, चाहे जहीं में। और दूसरा जो आप कह रही है ना कि जहाँ भी पार्टी में जाते हैं खाते हैं, तो इसमें हमारा ज्यादा कसूर है, इन द सेंस कि हम कहते हैं हाँ जी आप खा लो पहले, है ना। उन्होंने नहीं कहा, रादर दे से कि लेडीज, चाहे ये भी गलत है, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट। तो वी शुड आवर सेल्फ एक्सेप्ट दिस थिंग कि हम भी अगर बच्चों के साथ हैं, हम ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, या जो भी कुछ है, कोई बहाना नहीं इसमें चलेगा, लेकिन अगर हम पहले खा लेते हैं तो नो बिग डील। तो हम एक छोटी सी बात में, और दूसरा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे भी मेरे डिपार्टमेंट में डॉक्टर गिल ही कहते हैं, तो क्योंकि जब कर लेते हैं डॉक्टर गिल कहते, तो मेरे ऑफिस में छुट्टी पे थी, तो मेरे ऑफिस से फोन आया हमारे क्लर्क का कि मैं हेलो डॉक्टर गिल से बात करना चाहता हूँ। तो मैं उसकी आवाज पहचानी, तो मेरी गलती थी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं डॉक्टर गिल ही बोल रही हूँ, इनफैक्ट वो मेरे से ही बात करना चाहता था। तो मैंने कहा कि वो तो यूनिवर्सिटी चले गए हैं, आप उनसे नहीं, कहता मैडम मैं आपसे ही बात करनी चाहती। तो ये भी हमारे माइंड सेट में भी ये बातें घुस घुस के फंसी हुई हैं, और इसी को जो आप कहोगे कि ये बदलने की जरूरत है, तो हमारे में सारा कुछ फंसा हुआ है, ये सारा स्टीरियोटाइप भी सेंचुरीज हो चुका। थैंक यू अजीत फॉर दिस एडिंग। आपको पता है ये क्या है, हमारे दिमागों में इसलिए घुसा हुआ है क्योंकि इसका जो रूट है ना वो फैमिली ऑफ ओरिजिन से आता है। हम सब अगेन साउथ एशियन से बचपन से, भाई को पहले खाना खाने दो, भाई को पूछो, बाप के आगे ऊंची आवाज में ना बोलो। हम जब एंगर पढ़ाते हो, मैंने काफी वर्कशॉप्स एंगर पे भी किए मैट्रिमोनियल काउंसिल के साथ, कि हम उसमें ये भी पूछते थे पहले, जब मैं वायलेंस वाले ग्रुप्स भी करती थी, कि हम औरतों से पूछते थे आपके घर में बाप कैसे गुस्सा करता था, भाई कैसे गुस्सा करता था, उनको किस तरह इजाजत थी कि वो गुस्से का इजहार करें, एक्सप्रेस करें, और क्या आपको एज ए बच्ची, एज ए लड़की, वर यू अलाउड टू एक्सप्रेस एंगर? नहीं, हम लोगों के साथ आप सोचिए जब हम सब बहुत छोटे छोटे होंगे
हम सब पढ़े लिखे घरानों से आए, लेकिन उसके बावजूद औरतों को, लड़कियों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, ससुराल में जाओगे तो क्या करोगे। तो मैं एक बात हमेशा कहती थी कि हम लड़की को शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, अब्यूज के लिए तैयार कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो वो जो चीजें थे हम उसको लेकर परवान चढ़ते हैं, उसको लेकर हम बड़े हो रहे होते हैं। तो वहां इसलिए हम में से बहुत सारे, और आई सी द शिफ्ट, और यू नो आई एम थैंकफुल टू गॉड के ये चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत चेंजेस की जरूरत है। लेकिन हम ये सब वहां से लेकर आ रहे हैं। लड़के को भी एक्सक्यूज मी, शुरू में ही तुम मर्द हो, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, तुम मजबूत हो, तुमको, उसको पहले, और उसको एक तरह से बादशाह बना देते हैं घर के अंदर। तो वो उस माइंड सेट के साथ आता है, हम भी एक माइंड सेट के साथ आते हैं कि वी आर हियर टू सर्व। करिए सर, बहुत अच्छी बात है, बाप को, भाई को, यू नो, जो अपने कल्चरल नॉर्म्स अच्छे वाले हैं वो छोड़ने भी नहीं चाहिए, लेकिन उस हद तक नहीं कि एक मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता बन जाए। दैट इज इंटायरली रॉन्ग। उस्मा, यू हैव अ क्वेश्चन? पहले सीमा कर लें। नहीं अस्मा, प्लीज उस्मा आप कीजिए, फिर मैं नहीं, सीमा आप पहले कुछ कहना चाह रही थी, आप ऐड कर आप लीजिए। लोग तो लखनऊ वाले हो गए, पहले आप, जब पहले आप जी। कंवलजीत साहिबा बात कर रही थी जी, तो उस वक्त मुझे वो ख्याल आया कि सिर्फ हमारी ही गलती नहीं है। मैंने एक ऐसी भी खातून को देखा कि खाना लग गया, एक तो सिर्फ साउथ एशियन में ही नहीं, जितने भी कल्चर गुजरे हैं, औरतों को हमेशा से ही इस तरह कुछ सेकंड पोजीशन मिली है, उसकी वजह जो भी रही हो। लेकिन मतलब बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे उस औरत के साथ हैं, और बाकायदा बड़ी औरतें डांट रही होती हैं कि मतलब कुछ तहजीब सिखाओ बच्चों को, अभी आदमियों ने खाना नहीं खाया है, अभी कैसे खाना दे दिया जाए। मतलब तुमने कुछ सिखाया ही नहीं है बच्चे को। वो बेचारी औरत तो जितनी भूखी प्यासी हो वो अलग बात है, वो जो उसके साथ मासूम बच्चे हैं उनको भी ये कहा जा रहा होता था कि मतलब इन्हें मतलब ये सिखाओ। बल्कि एक दफा ऐलान हुआ बाकायदा जब प्रोग्राम हो रहा था कि औरतों की साइड से बहुत शोर आ रहा है। तो मैं मिजाज की थोड़ी सी जरा हमेशा एक तीखापन वो वाला रहा है, तो मैंने कहा उसी माइक के साथ कि भाई ये बच्चे आपके भी हैं, आधे उधर ले जाइए और आधे इधर रहने दीजिए, ताकि बराबर का शोर आए दोनों तरफ से तो बेहतर है। तो यानी कि शोर को भी बच्चे औरत के हैं, और ये भी ब्लेम उसके ऊपर एक प्रेशर है, वो बच्चों को मार मार के चुप करा रही होती थी औरतें। तो सॉरी, मैंने बीच में ये ऐड करने के लिए कि मतलब सिर्फ खाना ही नहीं कि बच्चों को भी लास्ट में माँ के साथ खाना मिलेगा, पहले आदमी खाएंगे। बैठना भी तो अलग अलग होता है, लेडीज को और जेंट्स को अलग अलग बैठना है। हाँ, ताकि वो बच्चों को बैठेंगे, संभालें और आदमी अकेले बैठेंगे कि वो आराम से बैठे। ये बात तो नहीं है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा स्क्रीन फ्रीज हो रही थी। और पता है आपको, सीमा, रिंटू और बाकी लोग भी कई जगह मजाक में मैंने ये भी देखा, शादियों में हमारे, हाँ, अस्मा की आवाज जो है कट रही है बहुत मेरी, ज्यादा। सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है इस वक्त। अब ठीक है जी, अब बेहतर है। तो वो मजाक में कहते हैं शादियों में कि अपने बच्चों से कहते हैं कि अम्मा के पास जाओ और कोई पूछे कि मैं कौन हूं तो कहना कि ये अंकल हैं। नहीं तो अब्बा बनने से इनकार कर देते हैं उसमें। दो गई, ऐसी तो बात नहीं है। नो, वो सब कुछ है। ऐसे गीता जी नहीं, वेलकम, अब और हाय सब गीता कुछ जी, है। कैसी हैं गीता जी? चूंकि हमारे भी कल्चर्स में सब कल्चर्स है ना, साउथ एशियन कल्चर में भी वी हैव सब कल्चर्स इन देयर, सब कुछ तो है। वो जो हम सब कल्चर्स की भी बात कर रहे हैं इस वक्त। सॉरी, मेरा इंटरनेट फिर अनस्टेबल हो रहा है जी, नहीं, सॉरी। एक्चुअली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, जो विलेज में है, रिमोट विलेज, गांव में जो है, उनको कुछ बात पता ही नहीं है बाहरी दुनिया की। उनको, उनका एजुकेशन भी लो है, उनको सुविधा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, समझे? तो इसलिए उनका जो नजरिया है वो डिफरेंट है। गीता जी एक हिस्सा है, गीता जी आपकी बात बिल्कुल सही है, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। लेकिन आप यकीन कीजिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे घरों की बात कर रहे हैं और सिटीज की बात कर रहे हैं। आई एम फ्रॉम कराची, बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में, यहाँ इस कनाडा के अंदर हमने महफिलों में ऐसे देखा है। आप जो कह रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, एग्री विद यू। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बड़े शहरों में, बड़ी सोसाइटीज में पढ़े लिखे लोग, अवेयर लोग, स्टिल दैट्स देयर। मैंने सच में मैं ऐसे मुस्लिम शादी में गई थी। मैं ये नहीं बोलती, हमारे पंजाब में भी एक है जहाँ पे लेडीज और जेंट्स को शादी करते हैं तो अलग अलग बिठाते हैं। वैसे तो गुरुद्वारे में भी आजकल तो इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन हम लोग बड़े मतलब हैरान हुए। शादी में हमारे ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है कि अलग अलग बिठाएं। तो लेडीज एक साइड में बैठी हैं
और जेंट्स बिल्कुल बीच में बहुत बड़ा पर्दा है और दूसरी साइड में जेंट्स है, बच्चे भी लेडीज के पास हैं, खाना भी वो बाद में उधर पहले सर्व होगा। मैं मतलब बड़ी हैरानी हुई मुझे वो देख के कि हम लोग पढ़े लिखे सब कनाडा में हम लोग जब रह रहे हैं तो ये है, ये बहुत बड़ा जो है ना टॉपिक है, वास्ट, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगी, बट अभी जो है ना, अभी तो वो कहते हैं ना वो क्रॉलिंग स्टेज में जैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, वही बाज लेडीज भी पसंद करती है, बाज लेडीज हाँ, कहती हैं कि हमें अलहदा बैठना है। मैं हाँ, कहती हूँ अगर आपने अलहदा बिठाया भी कि चलो औरतें इजीली बैठ जाए, कंफर्टेबल हो, उनको हर तरह की बात करनी है, तो भी जो सर्विस है वो दोनों की वो जो बर्ताव है वो दोनों के साथ इक्वल होना चाहिए। वो दोनों यहाँ के पे साथ इक्वल होना एक ये नहीं है कि हम किसी एक खास कम्युनिटी का जिक्र कर रहे हैं या मुस्लिम्स में ही ऐसा है नहीं, या हमारे भी किसी वहां पे नहीं, होता है। कहीं भी हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी भी अवेयरनेस है तो हम उस गलत बात के खिलाफ बात कर सकते हैं कि भाई ये क्यों है। कहीं भी हो सकता है, बहुत से पढ़े लिखों में भी और बहुत जाहिल में भी बहुत तहजीब की बात भी होती है, बड़े नरम दिल भी होते हैं। उस पर कुछ कहना चाह रही थी जी। थैंक यू सीमा। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगी गीता जी हैं, आज हमारे साथ हफ्सा बड़ेरसे के बाद आई हैं और हमारे गई थी, आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई, मैं पिक्चर देख रही थी रोमियो। हम यहाँ रोमियो की बातें कर रहे हैं। रोमियो देखते देखते चली आई। जैसे ही मुझे याद है मैं आ गई। तो गीता जी हमारे साथ सवेरा एम्बेसडर्स हैं इधर, बलजीत हैं, मनप्रीत हैं, मैं दोनों का वेलकम करती हूँ। ये हमारे इन पर्सन प्रोग्राम्स में बहुत आती हैं, तो इन्होंने स्पेशल टाइम निकाला है। तो मैं ये बताती चलूं कि हमारी यहाँ जो कन्वर्सेशन हो रही है वो रिकॉर्ड भी हो रही है, लाइव भी जा रही है। किसी स्टेज पे आपको लगे कि हमें लाइव रिकॉर्डिंग नहीं करनी, जस्ट लेट मी नो, हम उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि लेकिन हमारा वही है, हमारा मिशन ये है कि अगर बात जब तक बाहर नहीं पहुंचेगी, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हमारे कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो आप यकीन कीजिए, किसी गांव से कोई मुझे मैसेज करता है कि हमने तुम्हारा वो प्रोग्राम यूट्यूब पे देखा, हमें पता ही नहीं था कि ये फॉर्म्स ऑफ अब्यूज हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कितनी चीजें। कमलजीत जी शायद आप मेरी इस बात को माने, हमारे कल्चर में, क्योंकि हम ये साउथ एशियन प्रोग्राम है तो हम ज्यादा अपने ही कल्चर की बात करेंगे, ये समझा तो की हो गया कि थप्पड़ मार लेता तो की हो गया, खाना तो दिंदा है ना। हाँ, सर पे छत तो है। कितनी दफा ये कहा जाता है क्या हुआ, उसने उस वक्त पी हुई थी, उसने वैसे तो वो तुमसे प्यार करता है, क्या हुआ अगर उसने पी हुई है तो तुम्हें मारा है। ये बहुत नॉर्मल है, हमने इसी नॉर्मल को चेंज करना है। हमने वो गाने चेंज करने हैं जो बहुत से हमारे बोलियों का हिस्सा है। उसमें यही है, मैं वारी जावा, मैं फलाना करूं, मैं फलाना करूं, ये बहुत सी चीजें हैं, वो अब चेंज हो रहा है जी। मदर इन लॉ को गालियां जो गानों में है वो जो गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आप अपना आप जो है वो निछावर कर दें, बैलेंस। तो बात ये है कि जहां अभी बात हो रही थी कि काफी अर्सा हमारा ऐसा ही होता आ रहा है, मर्द भी चेंज है अपनी सकाफत में, अपनी रवायतों में, अपने ट्रेडिशन में, औरत भी चेन है। कैसे उस चेन को कहीं ना कहीं तो तोड़ना है ना। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो काफी बेहतर है, अब एक नई सोच के साथ आ रहे हैं। पहले यही था कि अगर मर्द डायपर चेंज करेगा बेटी की तो बहुत बुरी बात हो गई, ये देखो ये क्या कर। अब ये नॉर्मल होता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पेरेंटल लीव दोनों के लिए होती है कि अगर बीवी की अच्छी जॉब है तो वो वापस जॉब पे चली जाए, हस्बैंड संभाल ले बच्चा। तो ये हमारे वहां ये चीजें नहीं थी, तो बहुत सी चीजें जो है हमें यहाँ एक्सेप्ट करनी। और आई एम सो ग्लैड, मैं आजकल जो पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हूँ उसमें बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं। अभी मैंने एक बख्तावर ड्रामा देखा है, मैं बल्कि शेयर करूंगी उसकी आखिरी किस्त। कमाल की है, कमाल की है। मैं सैल्यूट किया मैंने, दोनों लास्ट वाली, दोनों लास्ट वाली जो दोनों लास्ट बेहतरीन, बहुत जबरदस्त है। और अभी जो मैसेजेस आ रहे हैं, अभी एक तेरे बिन शुरू हुआ है, वो भी देखना जरूरी है। कौन सा? जी, अब ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि सासें अच्छी हैं बहुओं के साथ।
अब दिखाया जा रहा है कि सास कह रही है कि जो नंद है वो कहती है कि उसकी डाइवोर्स हुई है, तो आप मेरे भाई के लिए उस लड़की को क्यों चुन रही हैं? उसने कहा तुम्हारे भाई की भी तो डिवोर्स हुई है। अगर हम ऐसी लड़कियों से नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इसमें क्या बुराई है? वो मैसेजेस बड़े पावरफुल आ रहे हैं ड्रामों में। मेरा ख्याल है वो एक शिफ्ट आ रहा है, उसको किस तरह हमने आगे लेके आना है। हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को ऐसे पालें, स्पेशली बेटा बेटी का फर्क खत्म करें। अगर कोई था, वैसे आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ नहीं था, बल्कि मैं शायद प्रिविलेज थी, मैं सबसे छोटी लड़की, लाडली 2 भाइयों की, तो मैं शायद वो एडवांटेज ले गई, लेकिन आमतौर पे ऐसे नहीं होता। तो अब वो आ रही है, शिफ्ट आ रही है, तो उसको अस्मा आज बताएंगी कि हम किस तरह और आगे क्या क्या चेंजेस हम ला सकते हैं। बैक टू यू अस्मा। थैंक यू। और आपको पता है कि जैसे एक और चीज होती है कि भाई औरतें जो है सर्टन प्रोफेशंस के, भाई टीचिंग में ना सिर्फ औरतें जा सकती हैं ना, अगर आदमी टीचर हो तो हैरान, ठीक है, या मर्द जो है एक टर्म है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, तो ये मर्दों के हैं, आप समझ रहे हैं, ये चीज हमने लेबल कर ली। अच्छा, जो उस्मा अभी शिफ्ट की बात कर रही है ना, मैं उस पर अभी आती हूँ, पहले मैं हफ्सा का क्वेश्चन ले लूँ। जी हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा बोलो, अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। मैं सिर्फ आप सबको देखा बड़े अरसे बाद, वाकई बहुत अरसे के बाद, फ्राइडे थोड़ा बिजी होता है, तो गुड टू सी यू एवरीवन। और मैं एक छोटी सी बात शेयर करके मैं पे म्यूट कर लूंगी कि ये जो फर्क है ना मर्द और औरत का, ये कभी नहीं मिटने वाला। हमने जो बदलना है ना, वो बदल भी नहीं सकता फर्क, बायोलॉजिकली फिजिकली। सिर्फ हमने जो मेन जिसके लिए हम सारा सदियों से खप रहे हैं, थॉट को बदलना है। होपफुली कि वो हम बदल सके। मेन चीज तो वही है जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह के सारा सिलसिला शुरू हो गया है, चीजें बदल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो लेट्स सी, ये जितना हो सकता है ये फर्क या ये जो सोच है, ये अगर हम बदल जाए, इंसान औरत मर्द कोई भी बुरा नहीं होती, अगर कोई चीज उसको बुरा बनाती है उसकी जुबान और उसकी सोच। बिल्कुल 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 टाइम है। थैंक यू सो मच, मैं ज्यादा नहीं बोलती। थैंक यू। अच्छा, अब एक चीज पे हम बात करते हैं कि जैसे जो एक्सप्रेशन है ना, इजहार करना या एक्सप्रेस करना, अब आदमियों के लिए, और बीच में अभी मेरे ख्याल में सीमा ने किसने मेंशन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जैसे मैंने कहा ना, जो काम मेरा पैलिएटिव केयर के साथ है, उसमें मैं हमेशा ये बात करती हूँ, आदमियों को रोने नहीं देते हम लोग, एक तो बेचारे आदमियों के साथ। और दर्शन अंकल, अब ये आप खासतौर से सुनिएगा कि हम लोग ना कोई डेथ हो जाए, कोई लॉस हो जाए, नहीं तुम मर दो, तुम्हारे आंसू नहीं निकलने चाहिए, तुम मत रोना। बचपन से लड़कों को नहीं, लड़के भी रोते हैं कहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि कोई लड़का बिल्कुल हर वक्त ना, लड़की को इतना कमजोर हो कि हर बात पे, जिसे कहते हैं ना हम लोग मजाक में टच एंड पोर के, बस वो हर बात इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मर्द इंसान होते हैं, लड़के बच्चे भी बच्चे होते हैं, इंसान होते हैं। मैं कहती हूँ कि उनको हम क्यों नहीं रोने देते, उनको क्यों नहीं एक्सप्रेस करने देते। जब आप उनको इतना कौन सा डिसेंसिटाइज कर देंगे, तो जिसके आंसू खुद ही निकलने देते हम, वो बड़ा होके आंसुओं को क्या समझेगा? अगर उसे पता ही नहीं कि आंसू बहने में तकलीफ होती है, दिल पे असर होता है, जब वो बड़ा होता है और वो किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो गया, औरत, उसको तो पता ही नहीं कि आंसू क्यों रो रही है, मतलब आंसू तो रोना तो चाहिए नहीं उसको, हम उससे एक्सपोज ही नहीं करते छोटे लड़कों को। वो बड़े होके जब आदमी बनते तो उनके लिए वो बड़ी अजीब बात होती है। तो आदमियों को भी प्लीज एक्सप्रेस करने की वो जगह और वो चीज देनी चाहिए, ठीक है, स्पेस। दूसरी बात ये यहाँ पर है कि औरतें रो सकती हैं, औरतों को तो फौरन रोना चाहिए, है ना, आदमी रो नहीं सकते। अच्छा, दूसरी चीज अलाउड है, वो ये है कि अगर रोमांटिक फीलिंग्स हैं, या और भी बहुत कुछ रिसर्च के अंदर है, आदमियों को अलाउड है, औरत नहीं कर सकती। अरे भाई, औरत क्या इंसान नहीं है? ठीक है, इतना लड़कियों को दबा कर पालते हैं, और इतना कि नहीं आपने, जो कि बिल्कुल ठीक है, हम लोग सब जो हमारा कल्चर है, और बात जगह हमारे फेथ भी, देयर आर बाउंड्रीज एंड आई रिस्पेक्ट दैट, मैं भी बहुत ट्रेडिशनल हूँ। लेकिन एक हद के बाद क्या होता है कि आप इतना दबा देते हैं लड़कियों को, और आप यकीन कीजिए, मेरे एक्सपीरियंस में मैं आपको चीजें ऐसी देख रही हूँ कि शौहरों को या लड़कों को ये कंप्लेन है कि उनकी जो वाइफ्स हैं वो बहुत बंद हैं, बहुत क्लोज्ड हैं। अगेन प्लीज मेरी बात को समझिएगा कि मैं अपने मुंह से आपसे कह रही हूँ कि मैं भी बहुत ट्रेडिशनल हूँ, आई रियली बिलीव इन बाउंड्रीज, मैं बहुत ज्यादा इंकरेज करती हूँ बाउंड्रीज को। लेकिन उसके बावजूद हम लड़कियों को इतना सख्ती के साथ पालते हैं कि फिर वो अपने पार्टनर्स के साथ भी जिसे कहते हैं ना कि वो चीज वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उससे भी रिलेशनशिप्स बड़ी खराब हो रही हैं।
और हम इसको टैबू समझते हैं कि इस चीज को हम डिस्कस करें। एक चीज जो और जिससे हमें बड़ा इख्तलाफ मुझे तो बहुत रहता है कि जहाँ फेथ की बात करते हैं ना तो सोचते हैं ये औरतों का फर्ज है। मुसलमान है तो नमाज पढ़ना, ज़कात खैरात करना, हिंदू है मंदिर में जाना, किसी की आरती उतारना, जो भी रिचुअल्स होते हैं, सिख है गुरुद्वारे में जाना, चीजें मैं मानती हूँ हमारे आदमी भी जाते हैं मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, लेकिन एक चीज एक्सपेक्ट की जाती है कि जो मजहब है वो औरत का ही फर्ज है जी। हर रिचुअल औरत पूरा करेगी, औरत ख्याल रखेगी, औरत करेगी। एक वो, और एक चीज जो मैंने देखी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि गुनाह सवाब यानी पाप और पुण्य वो भी औरत का ही काम है। एक गलत चीज जो आदमी करता है उसको माफ है, जो औरत करती है उसको माफ नहीं है। ये मुझे इससे बड़ी पर्सनली भी बड़ी तकलीफ होती है। मेरी कुछ ऑब्वियसली जो अपने एक्सपीरियंस में बात होती है जिन क्लाइंट से वो सब कुछ के, और काफी दफा उनके बड़ों से भी बात होती है कि नहीं जी, लड़की अगर ऐसे कर लेगी तो उसको तो गुनाह हो जाएगा, और लड़का कर लेगा तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ नहीं। तो ये मुझे इस पे करेक्ट करें आप लोग। लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट हियर। क्या गुनाह सवाब पाप उन अलग अलग है मर्द औरत के? अस्मा, अक्सर तो ये देखा गया है कि जैसे कि वो जो शरीफाना एक अंदाज होता है ना कि एक आदमी का एक औरत से, एक ही आदमी या एक ही औरत मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन है, औरत को उसके साथ 100% एक शरीफ ये कि उसी के साथ होना चाहिए। लेकिन अगर आदमी ने बाहर कुछ कर लिया बगैर भी निकाह के तो उसको इतना नहीं कंसीडर किया जाता। तो क्या मजहब जो है ये अच्छाई और बुराई, शरीफाना अंदाज सिर्फ औरत पे लागू है? वो आदमी भी जब कोई बुरा काम बाहर करेगा और उस औरत के पास दोबारा आएगा तो वो बीमारी फैलाने की वजह तो आदमी बनेगा ना। फिजिकली जो भी बीमारी या स्पिरिचुअली जो भी वो नेगेटिव वो हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ भी बहुत ही कम के ईमान का हिस्सा सिर्फ औरत पे ही लागू है, जैसे कि उसी ने ईमानदार होना है, उसी ने अल्लाह को जवाब देना है, जैसे आदमी को तो देना ही नहीं है। प्रभा भी कुछ कहना चाह रही है। जी प्रभा, प्लीज प्रभा जी। क्या मेरे को यहाँ पे ये कहना है कि हम लोगों का जो धार्मिक विचारधारा है वो ये है कि जो औरत पूजा करती है, पाठ करती है, वो पूरे परिवार के लिए, पति के लिए करती है या नहीं करती है, लेकिन उसका जो आशीर्वाद मिलेगा वो औरत को ही मिलेगा, आदमी को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आदमी पूजा करता है औरत को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये हम लोगों का धर्म में है। जो आदमी पूजा पाठ करेगा उसका जो हक है आधा औरत को अपने आप मिल जाएगा, लेकिन जो औरत अपनी पूजा करेगी वो उसकी खुद की है, वो उसी को मिलेगा। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो डोनेट अपने आप को कहे प्रभु की इसकी मेरे पति की भी हिफाजत करो, मेरे बच्चे की भी हिफाजत करो, कह दे तो कह दे। लेकिन जो पूजा पाठ तो स्वयं करती है उसका जो सवाब मिलेगा वो उसी को मिलेगा। ये हमारे धर्म में कहा जाता है। अब कितना सही है कितना नहीं इतना तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में रहती हूँ। जो कुछ होता है या नहीं होता वो तो प्रभु जाने, हिसाब किताब तो मुझे आता नहीं। दूसरी बात जो अभी आप कह रही थी उसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आंसू वाली बात, कि मर्दों को आंसू नहीं आता। मेरे पति जी तो मोतीलाल जी हैं, उनको तो 2 मिनट में आंसू आते हैं। देखिए अच्छा है, इसका मतलब है कि उनको एहसास होता है ना। मैं कहती हूँ कि हमें लड़कों को करने नहीं देते। अगर आपके पति करते हैं बहुत अच्छी बात है। मुझे तो आंसू नहीं आते, मैं कितनी भी कोशिश करूं मुझे आंसू ही नहीं आते। मैं बिल्कुल अपोजिट उनके। आपने एक बात कही कि औरत अच्छा करे जी, तो एक सेकंड, रिंटू कंवलजीत एंड देन गीता जी। रिंटू कंवलजीत गीता जी। जी जी। देखिए, पेट भूख लगती है तो जिसको भूख लगेगी वही खा के पेट भरेगा ना। अगर आदमी करेगा तो वो उसका स्वभाव सबको नहीं मिल सकता। वो उसी के पेट के लिए, वो उसी के पेट के लिए ये हमारी ये भी रीत बनी हुई है ना। ये सुनी सुनाई बातें, बिलीफ्स है हमारे कि ये बंदा करेगा तो वो फेथ और बिलीफ में बहुत वो है ना, एक कहते हैं ना महीन जो है लाइन है, लाइन है। हाँ, तो वो यही है कि बंदा करेगा, ये हमारे बिलीव्स बने हुए हैं कि हमने बंदा करेगा तो सारे को। लेकिन जिसको भूख लगती है पेट वही अपना भरता है, दूसरे के लिए नहीं भरता। वो दूसरे को भूख लगेगी तो वो अपना खाएगा। और दूसरी बात, रोने वाली बात, तो मैं सिर्फ छोटे सा इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ कि जैसे मेरे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई तो हरपाल मतलब अंदर से इतने भरे हुए थे। जब हम संस्कार करके आगे वापस आए तो मेरे को लग रहा था कि जैसे वो अंदर से भरे हुए हैं, है ना। तो मेरे गले लग के इतना रोए। मैंने उनको खुल के रोने दिया। मैंने कहा कि मतलब अंदर से जैसे वो
फट के रोए कि मतलब हाँ मैं आज मेरे मन में इतना तकलीफ है। तो मैं मतलब हम ये जो इमोशंस होती है ना, ये बहुत काउंट करती हैं हमारी लाइफ में, कि रोना जो है दोनों को ही, मेरा तो चलो आंसू मैंने तो कहते होंगे ना, अखा ते खुई लाई हुई है, वो एक सेकंड लगता है कि वो निकल आने हैं, बट होता है मैन को भी, जो भी है ना इमोशंस जो है वो मैन के लिए शो करने चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल, कंवलजीत बिल्कुल। जी, उनके बाद गीता जी आप। जो प्रभा जी कह रही थी ना रिलीजन की बात की, इस टॉपिक में अगर रिलीजन की बात छेड़ेंगे तो काफी ज्यादा जैसे कहते हैं बिखेरा पड़ जाएगा। लेकिन एक रिलीजन है उसको क्रिश्चियन में, वो तो कहते हैं कि जो औरत जब बनी है ना तो ये पाप का सिंबल है। इसमें डिस्कशन का यस, तो जो भी सिन हुआ है ना तो उसकी वजह से औरत बन गई। और वो तो कहते हैं कि ये मर्द की पसली जो रिब होती है उसमें से निकाल के ये औरत की वो बनतर हुई थी। एक तो बात ये है, तो ये तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत जो कॉन्शियस पर्सनैलिटीज हैं, जो पढ़े लिखे हैं कह लो, वो ये बात कभी नहीं मानेंगे। और जहां तक ये है कि अगर पूजा पाठ करने की बात आती है तो अगर तो लेडी करती है, ये नहीं है तो वो अपने लिए करती है या मर्द अपने के लिए करता है। जब वो लेडी अगर व्रत रख सकती है पूजा पाठ में तो वो तो मर्द के लिए हो सकता है, लेकिन अगर भगवान की पूजा कर रही है वो मर्द के लिए नहीं है। वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, है ना। और दूसरा ये मैं कहती हूँ कि जब तो ये पूजा पाठ की तो बात हो गई, भूख की भी हो गई जैसे पिंटू ने कहा, और जब जो गाली गलौज करते हैं खास तौर पे पंजाबी कल्चर में, पाकिस्तान में भी होगा, तो जितनी भी आशीर्वाद हैं लड़की को देते हैं वो सारे इनडायरेक्टली दे आर मेंट फॉर द मेल्स। ते दुधी नावे पुत्ती फले बुढ़ सुहागन हो बच्चा जीवे साईं जीवे जो मर्जी कह लो, है ना। लेकिन जब गाली निकालनी है तो सारी वो उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसकी बेटी को। आपने बड़ी सही बात बोली है। देखिए ये भी कितना वैसे गलत अब बहुत औरतों की भी गालियां निकल आई हैं, वैसे औरतें भी आदमियों का खांसी आ रहा है, चेंज आ रहा है। गालियां बनी तो देखिए वही ये है आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा देखिए, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कमल जी जो आपने बोला है कि इसको भी तब्दील करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। बट आई वांट टू सबमिट ओवर हियर इज ये जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है ना इसको चेंज करने की जरूरत है। और ऐसे ही अब आप वर्क प्लेस पे चले जाओ तो उसमें अगर मेल मेंबर ने किसी फाइल पे कोई नोटिफिकेशन गलत लिख दी तो उसका बॉस कहेगा भाई ये गलत लिखा है, इसको ठीक कर, ये गलत हो गया। लेकिन अगर वो लेडी एम्प्लॉय में लिख दी, अनेक जगह पे होता है, तो ये कहेंगे लेडीज तो ऐसे ही करती हैं, गलतियां ही करती हैं, वेरी ट्रू, कर देते हैं, वेरी ट्रू दिया जाता है ना। तो ये हम पे आता है मदर्स पे, कि बच्चे को हम जब कहते हैं ना कि लड़की है मेरी बेटी है तो उसको कहेंगे ये तो मेरा बेटा है, तू ऐसे क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, उसको हम बेटे की तरह एड्रेस करते हैं। तो जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है ना वो पैदा तो बेटी हुई है, लेकिन उसको ये मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा। ऐसे ही पंजाब में जैसे ये एक मुहिम चली थी कि बेटी को बेटे की तरह पालो, नन्ही शाह का जहाँ जिक्र करना चाहती हूँ, बेटे को भी बेटे की तरह ही पालो। तो मैंने ये पॉइंट आउट में हमेशा करती हूँ कि बेटी को बेटी की तरह ही पालो, क्यों उसको बेटे की तरह पालो, बेटी को बेटी रखो, बेटे को बिल्कुल बिल्कुल, और इक्वालिटी के साथ दोनों को बराबर के राइट्स। और अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं गुनाह सवाब, चोरी मर्द करे तो भी गलत, चोरी औरत करे तो भी गलत, बाहर जाके गलत काम मर्द करे तो भी गलत, उसकी भी वही सजा, औरत की भी वही सजा। और आप यकीन कीजिए कि मैंने कहा ना, जितना मेरी जितनी छोटी सी समझ और जितना फेथ सब काम है, हर जगह मजहब के अंदर है। कल्चर में बहुत फर्क है, कल्चर्स हमने कल्चर को इतना, और कल्चर में अच्छी चीजें हैं रखिए, इतना सवार कर लिया कि वो कर दिया कि औरत के लिए, औरत को हमने ऐसे बिठा दिया कि वो कोई गलत चीज नहीं कर सकती उसको। कुछ औरतें, आप यकीन कीजिए, जैसे हम लोगों में अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो जाए मुस्लिम्स में, या आप डिवोर्स ले लो, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द फेथ एंड कल्चर एज वेल। लेकिन कल्चरली हमारे पास जगह ऐसे होता है जैसे किसी औरत ने दूसरी शादी नहीं की, कोई गुनाह कर दिया। क्या औरत जब मजहब ने अलाउ किया है दूसरी शादी करना, तो क्यों नहीं कर सकती भाई? आप समझ रहे हो? एंड आई एडमिट कि देयर इज अ चेंज, अब चेंज आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक बड़ी मजेदार स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, क्विकली मैं उसमें सुनाती हूँ, फिर हम आएंगे गीता जी की तरफ। और मेरे ख्याल में आप में से बाज लोगों ने मेरे मुंह से सुनी भी होगी, एक हमारे जानने वाले होते हैं,
इधर कनाडा में बट इन अ डिफरेंट प्रोविंस। उनके मियाँ वैसे 50-60 साल के होने, 2 बच्चे उनके काफी बड़े बड़े हो गए, फिर भी बातें सुनाना डराना। और वो औरत, वो लोग मिडिल ईस्ट से माइग्रेट करके आए, पाकिस्तानी, और वो उन्होंने ना यहाँ पर औरत ने थोड़ा सा सीख लिया काम और अपना वो करने लगी। आदमी के पास पैसे बहुत थे, उन्होंने वो यूज किया, उनका करियर भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। बहरहाल वो अब्यूजिव हो गए, वर्बली बड़े अब्यूजिव हो गए। बेटी की शादी कर दी, फिर वो बीवी को बातें सुनाना, और ये वो बेचारी बहुत अच्छी औरत थी और बड़ी पढ़ लिख के उन्होंने अपना एक करियर बना लिया इंश्योरेंस में। उसके बाद मियाँ बीवी में कुछ गर्मा गर्मी हुई, मियाँ ने उनको डराने के लिए, और उनको बहुत बातें सुनाते थे, तुम मेरी गुलामी नहीं जिंदगी भर करोगी और वट, वो उनको डराने के लिए उनको ना डिवोर्स का नोटिस शायद भेज दिया। जब ये किया, बीवी जो थी वो, और मैं उनको कहती हूँ, आई नो दिस प्रोग्राम इज गोइंग लाइव, वो शेर की बच्ची मैं उनको कहती हूँ, वो कोर्ट चली गई, वो डरी नहीं, वो कोर्ट चली गई। जज ने मियाँ को भी बुला लिया और कहा अच्छा भाई पैसे कौन देता है घर में, मॉर्गेज कौन पे कर रहा है। मियाँ तो फंस गए क्योंकि उन्होंने तो अपनी दौलत जो थी वो कहीं जगह जगह छुपाई हुई थी। बहरहाल जज ने कहा अच्छा अगली इस पे आना और देखते हैं फिर क्या। अगली हियरिंग पे गए, मियाँ तो निकल लिए, वो तो आए नहीं पतली गली से। जज ने कहा ये लो डिवोर्स, उन्होंने लिख के दे दी, ठीक है, डिवोर्स लिख के दे दी। अब मियाँ पटपटाए कि जी अब क्या, अब डिवोर्स हो गई। बीवी जो थी हमारे में, आई होप मोस्ट ऑफ यू नो कि जब अगर डिवोर्स हो जाए तो हम लोग 4 महीना 10 दिन या इद्दत करते हैं, 3 महीना 10 दिन उसके डिवोर्स बाद पर। अब दूसरी शादी औरत कर सकती है, ताकि कोई प्रेगनेंसी वगैरह हो तो उसके असर पता चल जाए, ठीक है। दैट्स द रीजन कि आप 4 महीने रुकते हैं। तो वो चली गई इद्दत पूरी करने, अपने भाई के यहाँ यूएस में चली गई। वापस आई और उनके कोलीग थे, उनकी भी कुछ इस तरह की कुछ स्टोरी थी, उनकी बीवी थी, कुछ मेंटल थी, उनके बच्चे थे, डिवोर्स थे। उसने, शेर की बच्ची ने उनसे कर ली शादी। औरत ने इन हर ऑलमोस्ट 60s दूसरी शादी कर ली। बेटा नाराज हुआ, मियाँ तो उनके डिवोर्स चुकी थी, वो हक्का बक्का रह गया। ही कुड नॉट इमेजिन के वो ये करेंगी। और उसके बाद फिर वो हजरत, जो उसका फनीएस्ट पार्ट स्टोरी वो ये है कि वो साहब जो थे वो पाकिस्तान गए, उन्होंने इतना अपने बहन भाइयों को तंग किया, कोविड भी फैल गया था, कि उनके बहन भाइयों ने कहा इसको वापस भेजो खुदा के वास्ते कनाडा। तो उनके जो लोग बताते हैं बाल उजड़े हुए, उनको व्हील चेयर पे रवाना किया कनाडा। और उनकी जो बीवी थी जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, वो मेरे पास अब तक सोशल मीडिया पे हैं, वो सुकून से दरिया के किनारे बैठे अपने दूसरे मियाँ के साथ मछली पकड़ रही थी। तो ये such an uplifting and encouraging story कि इसको मैं हर जगह, and I salute to that woman। उन्होंने, it was not an easy task, बेटा उनसे बात नहीं करता, बस बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया, say no to abuse, ठीक है। गीता जी एंड देन उस्मा। हाँ, बात ये है जो मैं सुन रही हूँ, मैं तो, मेरा तो उम्र 78 है, तो मैं बहुत पुरानी हूँ आप लोगों से शायद। तो मेरे टाइम में वो था, हस्बैंड से बात ही नहीं कर सकते थे, हस्बैंड बहुत सुंदर थे, तो मैं चुपके देखती। एक दिन देखा तो उन्होंने आंख दिखाया, उसके बाद मैंने कभी बात ही नहीं किया। नई दुल्हन थी मैं, समझे, और मेरा तो स्टेप मदर इन लॉ था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, समझे ना। मुझे तो शादी के बाद पता ही नहीं था शादी क्या होती है। मुझे पता था शादी होने से दोनों मिलकर पिक्चर देखेंगे, ये मेरा शौक था। पर कहाँ पिक्चर, मैं तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था शादी क्या है। हमारे टाइम में ऐसे भी लोग थे पढ़े लिखे अनपढ़, इनको कहते हैं पढ़े लिखे अनपढ़, क्योंकि हम पेरेंट्स ने कहा भाई इधर बैठो तो उधर बैठे, भाई लोगों ने कहा बाहर फ्रेंड के साथ बात ना करो, तो बेड़े से बाहर नहीं गए। क्रिकेट की बॉल उठा के देती थी, पर कभी भाइयों के फ्रेंड्स के साथ कोई कुछ नहीं हुआ, प्यार हुआ ही नहीं। शादी मम्मी डैडी ने कहा इनसे शादी किया तो कर ली शादी, समझे ना। पर एक चीज है, हमारे में बहुत धैर्य था, जो पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन यू हैव टू हैव पेशेंस एंड यू हैव टू हैव जजमेंट। विचार जो है वो सही होना चाहिए। यदि बंदर है तो मारो थप्पड़, यदि बंदर नहीं है तो हाथ मिला लो। आपका जजमेंट आपका लाइफ को बताएंगे, गाइड करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि सुनो, बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पर बर्दाश्त के बाहर होने से जरूर बोलो। क्योंकि बड़े बड़े सेंट जो वाकई में सेंट है, वो कहते हैं काटो नहीं पर गुर्राओ, सांप की तरह फन निकालो पर काटो नहीं, किसी को हानि ना पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ, पर अपना दुख भी ना मोलो। हमारे बंगाल में
विधवा विवाह शुरू हो गया था। हाँ, मेरी जो दादी थी उनकी सबसे छोटी बहन का विडो रिमैरिज हुआ था। 9 साल में विधवा हुई, 13 साल में लव मैरिज किया वो दादी ने। मेरी दादी की बहन, मतलब मेरी मासी दादी हुआ ना, वो इतनी खुश थी सेकंड मैरिज में, जो कहने का इतनी खुश थी, एकदम सोने से लगी हुई थी, बड़ा अच्छी तरह रही। तो देखो, किस्मत जो दिया है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल। अगर ये गलत है तो उसको सुधारना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Irrespective of your religion, taboos, of your cultural defeat, don't. मैंने कभी बाजार में, गांव में कभी चल के नहीं गई, कभी मैंने देखा नहीं गांव के रास्ता। पर अब जब मैं गई बख्शी साहब के साथ, तब मैं जाके, वो कूड़ा फेंक रहे हैं हमारे घर के साथ, इसलिए मैं पंचायत में हाजिरा दे दी। और जाके मैंने अंग्रेजी में जैसे ही बात किया, वो लोग हक पका गए, क्योंकि उनको तो अंग्रेजी आती नहीं। मैंने देखा एक मैसन की वाइफ को पंचायत में बिठाया। दैट्स रॉन्ग, दैट्स गवर्नमेंट रॉन्ग, यू नो, it's not wrong by the public, it's wrong by the government. So we have to change this for better living. ये होना चाहिए। किसी को पीटे जाए। मेरी एक सहेली है, she is an artist, उसका हस्बैंड ने उसे इतना पीटा जो सारी दांत निकल आए। हाँ, and she has got 3 children, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की, छोटी लड़की देके दिल्ली भेज दिया। She is staying there alone with the daughter. Daughter is not married. Is this right? फिर मैं उसके हस्बैंड से मिली ओटावा में, अभी मिल के मैंने उसका भी तेवर देख लिया, उसका भी क्या है। Actually, he is a deceitful person who wants to take a signature of hers to get them house, but she doesn't want to sign. Why? And she has not divorced. Why she has not signed? Because she wants a portion of his property for her daughter. पर ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। हम खुद यदि नहीं कदम उठाए तो कौन उठाएगा हमारे लिए कदम? मेरे लिए क्या उज़्मा उठाएगी या आसमा उठाएगी? कोई नहीं। क्या रिंटू उठाएगी? नहीं। ये फ्रेंड्स है, ये हमें बता सकती है जो तुम यहाँ पे गलत हो, या मैं बता सकती हूँ भाई ये तेरी गलत कदम है, तू दूसरा कदम ले। ये हमारी जो कुछ रस्में रिवाजें हैं वो औरत को बांधने के लिए है। आपको पता है विडोज का क्या हाल है बंगाल में? We are not supposed to eat malka dal, no onion, no garlic, no mutton, no chicken, no egg, but I am taking everything. ये अंदर की बात है, आपका विचार की बात। आपका विचार बदलो ना, विचार को शुद्ध करो, विचार को शुद्ध करो। ये बात और है। ये सब गीता जी मिल के करते हैं, औरतों को भी और मर्दों। सवेरा का जो प्रोजेक्ट है उसमें यही है कि आदमियों को भी यकीन कीजिए हमारे यहाँ फेथ बेस्ड नहीं, कल्चर बेस्ड। व्हेन आई वाज लाइक अ लिटिल गर्ल, आई वुड से प्रोबेबली 10 साल से भी कम, मुझे याद है कि हमारी किसी की डेथ हुई थी कि उनकी वाइफ को फौरन सफेद कपड़े पहना दो, उनकी चूड़ी तोड़ो। मैंने अपनी आंख से देखा। आई वाज लाइक मे बी 9 साल से भी छोटी। और अब मैंने इतने साल में वो सब चेंज हो गया। अब ना कोई सफेद कपड़े पहनता है, ना कोई चूड़ी तोड़ता है। सब औरतें बेवा होने के बाद तैयार भी होती। आप यकीन करिए कुछ जगह कल्चर्स में हमारे ऐसे भी था कि जैसे जब शादी होती है ना हमारे, कि वो सुहागने कुछ रस्में करती हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह। मेरी चची जो थी वो बेवा थी। मेरे चाचा का इंतकाल जल्दी हो गया था, हार्ट उनका हो गया था, सर्जरी हुई इंग्लैंड में, लेकिन डेथ हो गई। तो मेरे फादर जो थे वो बड़े पढ़े लिखे, समझदार और मजहब को भी समझते थे और दुनिया को भी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने मेरी उन चची को पहले बुलाया जो बेवा थी, और उन्होंने कहा पहले रस्म ये करेगी। उन्होंने वो बैरियर तोड़ दिया कि दिस इज, ये कहाँ लिखा है, किसने कहा? हमारे में है जो स्टेप मदर इन लॉ कैन नॉट वेलकम द डॉटर इन लॉ, बट माय मदर इन लॉ वेलकम मी। आई सेड नहीं, नोबडी शुड वेलकम मी, ओनली शी शुड वेलकम। ये अपने अपने विचार है। आपका विचार आपका पढ़ाई दर्शाता है। पेपर में कुछ नहीं होता है, पेपर से कुछ नहीं होता। आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी मूवमेंट ले आ रहे हो, कितना और लॉजिक देखें। ये देखें आप किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। अगर किसी चीज में किसी भी इंसान को तकलीफ देना गलत है। अब देखिए मेरे तो पेपर भी है, मैं भी हूँ। अब जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था घर का, मैंने रजिस्ट्रेशन किया। अब घर नेचुरली हमारे हिस्से में पड़ा, पर मैं थोड़ी ऐसी हूँ जो उसका मार लूंगी नहीं, कभी नहीं।
गीता जी यही मानवता है, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है, रिलीजन सबसे बड़ा रिलीजन है ह्यूमैनिटी। आपका काइंडनेस, आपका कंसिडरेशन, यदि आप हाथ बढ़ाओगे तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। गीता जी मेन यही यहाँ पे हम लोग करना चाह रहे हैं कि बहुत कम लोग आप जैसे खुश नसीब होते हैं। ज्यादातर तो हम यही सोचते थे ना कि इंसान वो बेचारा बड़ा अनलकी है, उसके साथ ये हुआ। असल में इंसान जब अपने राइट्स को नहीं जानता तो वो बेचारा अनलकी कहलाता है, या जो राइट्स को जानता है, थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो अवेल कर रहा है तो वो लकी। तो हम यही कि सब जब लोग अवेयरनेस हो जाएगी तो अल्लाह ने तो सभी को लकी बनाया है, सभी खुश नसीब है। वो बेचारे उस सब हालात को अवेल करने का सेंस नहीं जानते और उसे पूरी तरह अवेल नहीं करते अपने हक को, तो वो बेचारा अनलकी हो जाता है लाइफ में। तो असल में ये जो भी रिचुअल्स बने हुए हैं, इस्लाम मजहब में तो ये सब नहीं थे, तब भी बना दिए गए कि औरत को कंट्रोल किया जाए या कमजोरों को कंट्रोल किया जाए। हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं थे कि आप शादी नहीं कर सकते, बेवा हो गए, या तलाक नहीं ले सकते। लेकिन ये सब कुछ क्यों किया गया? क्योंकि माशरे में आदमी अपर हैंड थे, तो उन्होंने उनको कंट्रोल करने के लिए वो चीजें दूसरी जगहों से भी ली और उन्हें उसे सोसाइटी में लागू किया कि इस तरह शायद औरत कंट्रोल में रहेगी। उन्हीं देखिए वो पेट्रियार्की है, वो सीमा पेट्रियार्की के जो आदमियों की डोमिनेंस वो है जी, उन्हीं सबको तोड़ने के लिए, उन्हीं सबको, ताकि हमें अवेयरनेस हो हर औरत को। यहाँ खुदा न खास्ता अब जहाँ हम जिस मुल्कों में है या हम जिस एज में है और जिस एरा में है 2023 में, ऐसा नहीं है कि खुल्लम खुल्ला जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स, ताकि हर एक जाने और हर एक जहाँ भी कुछ कमी अच्छा, हम उज़मा का एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक लतीफे की तरह का एक वाक़या सुनाती हूँ। जी उज़मा। एक तो टाइम चेक 7:15 हो गए हैं, हमने कुछ चीजें पूरी करनी है, आज की स्लाइड्स वगैरह। दूसरा ये है कि जो आपने बात की अस्मा, गुनाह और सवाब की, राइट? अगर औरत करे तो मैं गुनाह की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं वैसे एक शेयर करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में एक हमारी जानने वाली सीनियर, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनके अच्छे बड़े बच्चों ने कहा कि यू नीड समबडी। हम सब तो अपने अपने घरों में बहुत प्यार से, बड़े प्यारे तरीके से उन्हें अपनी माँ को दुल्हन बना के शादी की उनकी, और वो बड़ी ग्रेसफुल लग रही थी। आई बिलीव दैट शी वाज इन हर लेट 60s। उनकी उस हस्बैंड से नहीं बनी, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैंने ये सोचा था कि मेरी इनसे बनेगी, मेरी नहीं बन रही है, तो मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं इनसे अपना रिश्ता खत्म कर रही हूँ। बड़े बोल्ड तरीके से उन्होंने वो किया। उसके बाद उन्होंने एक और शादी की, वो शादी बहुत कामयाब रही। अनफॉर्चुनेटली उनके हस्बैंड की कोविड से डेथ हो गई, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरी एज इतनी है, कहीं भी उनके बच्चों ने उनके अगेंस्ट नहीं गए। तो वो एक हमारी सोच बदलने के लिए वो बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, किसी भी उम्र में आपको लगता है इक्वली। मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, उनकी यंग सिस्टर की डेथ हुई है, उसके 3 बच्चे हैं, एक बच्ची अभी पैदा हुई है, उस बच्ची की डिलीवरी में उसकी सिस्टर की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा कि क्या करोगे? तो उसने कहा कि हस्बैंड के लिए, भाईजान के लिए बहुत मुश्किल है बच्चों को देखना, तो ऑब्वियसली वो जल्दी दोबारा कर लेंगे। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा अगर यही उसके हस्बैंड की डेथ होती तो क्या सब कहते कि बच्चे पालने बहुत मुश्किल है, इसकी फौरन शादी कर देनी चाहिए? कभी ना कहते। तो ये चीजें जो है अब होनी चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल, इट्स ओके। और इनको एनकरेज करना चाहिए। सही कह रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, शादी आखिरी वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं। पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। हर माँ को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। गीता जी, मेरी वो इस प्रेजेंटेशन के अब इसके अंदर आ रहा है। एक मैं आप लोगों को जरा सा हंसाऊं, एक क्योंकि इस पार्ट को हम खत्म कर रहे हैं। इसमें एक चीज और थी कि आदमी जो है ना, सिर्फ आदमी ही औरत को बचा सकता है, यानी वही उसका सेवियर है, उसका
निजात दहिंदा, यानी औरत इतनी डिपेंडेंट है, और है बहुत जगह है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम एक जगह जाते थे, जब हम 2004 की बात बता रही हूँ, टोरंटो में रहते थे, तो वहां पर एक फैमिली से मुलाकात हुई, उनके मियाँ अगेन साउथ एशियन, तो उनको एक जॉब मिली फार्मास्यूटिकल में बड़ी अच्छी, लेकिन वो जाते हुए घबराते थे क्योंकि उनकी जो लेबर फोर्स वहां थी वो बहुत यूरोपियन थी, तंग करती थी उनको। तो उनकी बीवी का, फर्ज कीजिए हम नाम अस्यूम कर लेते हैं कि रक्षी नाम था, तो वो जो थे ना हर बात में अपनी, और 4 बच्चे थे उनके माशाल्लाह, मियाँ वाज अर्निंग, रक्षी अब क्या होगा, रक्षी ये क्या होगा। तो हम उनके ना जब गए एक दफा मिलने, तो उनकी जॉब पे जाने का टाइम हो गया, दोपहर का 2 बज रहा था, तो अपनी जॉब को पसंद नहीं करते थे, तो मुझे आज भी याद है, मुझे बड़ी हंसी आई। आई एम नॉट लाइक उनका मजाक उड़ा रही, बट दैट्स हाउ ही वाज। और हमने वो देखा कि वहां वो औरत कितनी मजबूत थी, तो कह लगे रक्षी मेरे कपड़े निकाल दो, मेरा सूली पे चढ़ने का टाइम आ गया, यानी वो अपनी जॉब पे जा रहे थे तो 2:30 बजे। तो अगेन ये जो सोच है कि आदमी औरतों को बचाते हैं, वो उनका सेवियर होता है, होते होंगे, बहुत जगह है, फिल्मों में तो बहुत होते हैं, लेकिन कहीं औरतें भी इतनी मजबूत होती हैं कि मर्द उन पे डिपेंड करना, उनसे मशवरा लेना, वो बीवी उनके लिए एक दोस्त और एक भाई, और जैसे कहते हैं ना, जो हम औरत आदमी का डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वो उसके ऊपर पूरी उतर रही होती है। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रूट्स के ऊपर कि ये कहाँ से आ रहा है सारा डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस। तो जो अब रिसर्च देखो अगर, और मैं टाइम को भी देख लूं थोड़ा सा, कि 1960s 80s में इन चीजों के ऊपर बात होना शुरू हुई, और फिर सेक्सिज्म, फेमिनिज्म, ये सब आया कि ये क्या कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़, रेसिज्म, क्या हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। और ये सेक्सिज्म का एक बिलीफ था कि एक सेक्स जो है, एक जेंडर जो है, वो सुपीरियर है दूसरों के ऊपर। तो ये सारा इतने सालों पहले से आ रहा है। फिर लोगों ने इस पे रिसर्च की, पुराने जमाने में औरतों को जिंदा दफना देना, उनको मार देना जान से, उनको एक चीज जो मैं बार बार इसमें पढ़ी थी कि जिसको कहते हैं ना बेजा दबाना औरतों को, लड़कियों को, और इंटरसेक्स लोगों को भी, जिसको हम लोग उर्दू में, पाकिस्तान में, इंडिया में, मैं सॉरी हिंदी का लफ्ज भूल गई, रिंटू कैन हेल्प मी, हम लोग उनको जैसे ख्वाजा सिरा कहते हैं या हिजड़े कहते हैं, जो इंटरसेक्स होते हैं, जो बाय बर्थ ऐसे होते हैं, क्या उनको कहते हैं रिंटू? मैंने एक उसमें देखा था मूवी में, लेकिन मैं भूल गई। खुसरे या हिजड़ा, खुसरे या हिजड़ा कहते हैं। खुसरे हिजड़ा कहते हैं। हिंदी का भी कोई लफ्ज था मेरे दिमाग में, सॉरी कन्नड़ किसको बोलते हैं? हाँ, किन्नर, किन्नर, किन्नर। हाँ, अच्छा, तो किन्नर। हाँ, तो ये जो है ना, ये सब चीजें उनको भी, उनकी भी डिसरिस्पेक्ट करना, वो क्योंकि वो तो बाय बर्थ, दैट इज ऑल रॉन्ग। ये सारा पीछे से चलता चला आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी बात की कि जीना, ये अगेन औरतों और बच्चों, औरतों और लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि इसका एक जो मकसद था वो मेंटेन करना पैट्रियार्की, यानी मर्दों की डोमिनेंस, मेल डोमिनेशन। और उनको जैसे हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में बहुत चीजें पढ़ाते थे कि जैसे मर्द जो है वो महल है घर, और उसका जो किंग है, किंग ऑफ द कैसल, ठीक है, वो एक चीज मेंटेन आदमी करना चाहते थे। नॉट ऑल मर्द, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, लेकिन ये सारे हिस्टोरिकल रूट्स हम देखते हैं। फिर फाइनेंशियली औरतों को कंट्रोल करना, उनको काम ना करने की इजाजत देना, या कहीं कहीं अब जो हम देखते हैं, जो एक और फॉर्म अब्यूज किए कि जबरदस्ती उनसे कहना कि काम करें। एक ये भी चीज आजकल बहुत हो गई है, ये भी अब्यूज के अंदर आती है कि अगर कोई औरत काम ना करना चाहे तो नहीं, तुम काम करो या पैसे जनरेट करो या जहेज लेकर आओ, या आजकल ये कि अपने इनहेरिटेंस, अपनी विरासत में से पैसे लो, वरना पैसे जनरेट करो और घर को चलाओ। ये सारा कुछ अब्यूज है। और पीछे से देख रहे हैं, आगे भी इस तरीके से चीजें हो रही हैं। और एक चीज, औरत को अकल में कम समझना, ये भी बहुत पुराने जमाने से, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नाकुसुल अक्ल है, कि औरत को फैसले करने की अकल नहीं है। ये सब चीजें सब कुछ गलत है, ठीक है। हम ये भी नहीं मानते। बात कहना चाह रही थी कि आजकल मुझे आसपास से इतना ज्यादा ये सुनने में आ गया है कि वो जहां औरतों ने जरा सा ये कहा कि भाई हम बराबर ही हैं और हम सब काम कर सकते हैं, तो वो इतने आराम से कहते हैं हाँ तो आप काम कीजिए, और मैं तो आजकल थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ महीने आराम करना चाहता हूँ, तो अब आप काम कीजिए, और यहाँ पे सब बराबरी है, तो औरतें भी अपना पैसा बराबरी से खर्च करेंगी घर पे और उसकी मेंटेनेंस पे, बच्चों की। और ये एक खास इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब वो औरतें जो कि मुस्लिम हैं और उन्हें हमेशा से ये पता है कि अल्लाह ताला ने उन पे नहीं डाली घर का ये सब कुछ, चाहे वो कितनी भी अमीर हैं, और वो किसी भी तरह दबाने के लिए भी अल्लाह ने वो नहीं किया कि वो किसी भी तरह उन्हें दबाया जाए, और उनका पैसा भी वो जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो वो कहती हैं ये एक नया तरह का अब्यूज निकल आया है कि अगर हम ये है
कि हमें हर चीज की इजाजत है, हम काम कर सकते हैं, हम ड्राइविंग कर सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं। जी बिल्कुल है, इस्लाम ने ये सब दिया है। अब तुम बराबरी से खर्च करो, भाई ये तो नहीं कहा, तो वो फौरन कहते हैं कि ये क्या है कि तुम अपनी मर्जी से अब ये, तब ये भी एक अलग अब्यूज निकल आया है कि अगर कर देखिए रही हो उसका तो एक फिर जवाब पूरा है, करो। उसका ना, उसका एक बहुत ही प्यारा जवाब है। उसका जवाब ये है कि जो औरतें ये सब कुछ करती हैं, ड्राइविंग भी करें, नौकरियां भी, हम सब भी करते हैं, और घर में भी फिर सारा काम करती हैं। जो घर का काम होता है, अगर आप रोज सफाई वाली बुलाइए, यहाँ जी स्पेशली कनाडा में $2000 से ऊपर का एक औरत घर का काम करती है, तो उसको भी बांट लो। और जहां मजहब को कोई एक्सप्लॉइट करता है, अगेन दिस इज नॉट जी, लाइक हम पूरे फेथ के ऊपर अब डिस्कशन उसको नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ठीक है इस्लाम ने कहा है या जिस मजहब ने भी कहा है कि भाई औरत को चल, तो उसी मजहब ने फिर जो हमारे मजहबी पेशवा होते हैं, गुरुज हैं और पैगंबर हैं, उनकी भी जिंदगी देख लें कि वो औरतों के साथ कैसे थे। और चाहे मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इस पे कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाते थे, तो ये भी इस्लाम है। तो उनसे कहिए फिर ये भी आओ देख लो, ठीक है। और फिर मैंने कहा ना, ये बड़ी लंबी बहस है कि औरत अगर आपका बच्चा पाल रही है तो उसको आप उसके पैसे दें, यू हैव टू पे हर, ये भी इस्लाम है। ये तो भी ऐसी इस्लाम है। हमें अवेयरनेस क्रिएट लगा अराउंड बुद्धिज्म, अराउंड हिंदुइज्म, सिखिज्म, गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस। जितनी अवेयरनेस होती है उतने ही आप मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ कहती हूँ, उनको पछाड़ सकते हैं। जी सीमा। बिल्कुल एक बात मैं कहती हूँ, जी गीता जी, जो औरतें हैं वो तो माँ होती ना, वो माँ होती है, इसलिए वो घर को छोड़ नहीं पाती, वो अपने बच्चे के लिए रहती है कभी कभी। तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ ना, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। गीता जी, जो चीज आप अपने पूरे पूरे इनर सेल्फ से कर रहे हैं, जैसे उस माँ को पता है, जैसे मुझे पता था कि मैंने ये खुशी से कर रही हूँ, तो ये एक अलग हिस्सा है। मेरे पेरेंट्स ने भी कहा उन्हें हमारे पास रहने दें, आप शादी कर लें, लेकिन वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन अगर उस पर जबरदस्ती कराया जाएगा ना, यानी एक औरत को पता है कि मेरी ममता में कितनी ताकत है, मुझे ये पता था कि मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं जिंदा रह सकती, मैं उसके ही साथ रहूंगी, मैं नहीं करना चाहती शादी, तो वो मुझे पता है ना, मेरा 100% फैसला था, तो मुझे आज तक कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अगर वो जबरदस्ती कराया जाता या मजहब की बुनियाद, तो वो गलत हो जाता ना। ये हम वो ये फिर जो फोर्स करना गलत है हर जगह, किसी के साथ जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। हाँ, जबरदस्ती करना बेकार है, उस रिलेशन नहीं टिकता। और इसी तरह कोई भी रिलेशनशिप में नहीं टिकता। जो भाई तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ, और उसको मुझे पसंद नहीं, मेरा शक्ल ही नहीं पसंद है, तो मेरा अकल कौन सा काम में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी गर्मा गर्म बहस है। और ये अगेन उस्मा एंड देन कमलजीत। यस उस्मा एंड देन कमलजीत। पहले कमलजीत जी, पहले कमलजीत जी। चलिए कमलजीत जी। मैं इसी में एक लाइन में गीता जी के ऐड करना चाहती हूँ कि अगर जुल्म करना या सहना अगर ठीक नहीं है, तो अगर फैमिली सिस्टम को मेंटेन करना है ना, तो आपस में कंपटीशन करना भी गलत बात। कंपटीशन बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। और एक बात मैंने देखा है जो इंडिया में होता है, किसी के दो लड़कियां हैं। अब बात यह है, जो छोटा लड़का दामाद है वो अच्छा है, वो सबको देखता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता जो बड़े को तुम नजरअंदाज करो या जलील करो। देखिए अभी कमलजीत की इसी तरह की बात है, कंपीट करना, कंपैरिजन जो है ना, वो ऐसे नहीं, ये नहीं कर, इससे लोगों में उर्दू में एक लफ्ज है रकाबत, उसमें उनमें गुस्सा पैदा होता है, नेगेटिव कंपटीशन होता है, वो नहीं करना चाहिए। नेगेटिव होता है, और सिर्फ वही नहीं, ऐसा कंपैरिजन है जो बड़ा ने खुदकुशी कर ली। आप सोचो, बिल्कुल हमें सोचा, औरत होके हमें क्या करना है, अपने को हम कैसे सुधारे, उसका चिंता करो। दूसरे को सुधार कर हम कितना सुधार सकते हैं, जब तक नहीं हमारे अंदर वो आग लगे जो भाई मुझे सुधारना है, मेरा फैमिली है, मुझे इसको अच्छी तरह संभालना है। आप देखिए वो ये आपकी बात सही है, लेकिन उसमें यह है कि मिलकर करना है। अगर एक घर है तो मिलकर सुधारना है। ये जो चीज हमारी होती है ना, एक औरत के ऊपर जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये कि मिलकर करना है। उस्मा आप कुछ कह रही थी, सॉरी। जी बोलिए उस्मा। जो सोच बदलने की बात हो रही थी, हमें वहां भी सोच बदलनी है। अभी मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली, तो वो उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाना था, उन्होंने 3 दफा ऑमलेट इतना बना के उसका नमक चखा।
मैंने कहा यार तुम्हें क्या है, बनाओ जो भी है, या कम होगा या ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा। कहती नहीं मुझे इतनी आदत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जरा सा भी आगे पीछे हो जाए तो वो पसंद नहीं करते। एक बात तो मैं मतलब डरो नहीं, जी गीता जी, मैं कोई काम करो नहीं। जी गीता जी मैं जरा बताती हूँ। तो वो शी इज मिड 60s, वो 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। तो वो इतने साल इसी उसमें रही है, नमक ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। उन्होंने 4 बच्चे पाले और बड़े अच्छे मेहनत से पाले बच्चे उनके। अब वो नानी दादी बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो कहती हैं कि नहीं, वो मेरे हस्बैंड को ऐसा खाना पसंद है, ऐसा खाना पसंद है। कहती मुझे तो याद भी नहीं कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन वो कहीं शिकायत नहीं कर रही, वो उनका नॉर्मल हो चुका है। वो कहती हैं मैंने किया ही क्या, इतना ही बहुत है, मुझे घर बैठे खाना मिल रहा। मैंने तो मुझे अगर जॉब करनी पड़ती तो मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मैंने भी बीए भी नहीं किया था, मेरी शादी हो गई। तो मुझे तो वो इतना अच्छा पहनाते हैं, खिलाते हैं, सारा कुछ है। तो ये सोच भी कहीं बदलनी है। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा 4 बच्चे आपने पाले ना, उन 4 बच्चों पे आप सोचिए आपने कितना टाइम दिया, उनके लिए दिन रात आपने काम किया। आपकी ममता अपनी जगह, ठीक है। आप खुद ही बताती हैं कि जब आप एक और मुल्क में थी जहां नौकर चाकर नहीं थे, तो कैसे आप एक ढेर इस्त्री करती थी सबके कपड़े, सब कुछ चलता था। कहती हैं बच्चे को मैंने काउंटर पे बिठाया, मैं इधर रोटी पका रही हूँ, इधर बात कर रही हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, सारा कुछ। और बहुत सी हम में से बहुत लोगों ने ये कहा किया हुआ है, लेकिन वो जो सोच है ना, आई फेल्ट सो सॉरी फॉर हर। जिस तरह उन्होंने 3 दफा वो इतनी सी टिक्की बना बना के, और वो मेरे लिए ऑमलेट बना रही थी। मैंने कहा आप कर क्या रही हैं, मैं इतनी अपसेट हो गई थी इस चीज से। बट दिस वाज हर नॉर्मल। हमें ये वो सेल्फ वर्थ कम हो गई ना, उनकी सेल्फ जो वर्थ है ना, हर वक्त बोल बोल के तुम नमक, तो वो इंसान सोचता मुझसे गलत तो नहीं हो जाएगा। एक तो मैं उनकी जो पॉजिटिव चीज है वो ग्रेटिट्यूड है कि वो कहनी मुझे घर दिया, लेकिन उनकी सेल्फ स्टीम इतनी लो कर दी कि वो उनके नजदीक, और फिर जो घरेलू काम है जैसे मैं कह रही थी उसकी अहमियत ही नहीं है। वो झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों को संभालना, उसको हम जिसे कहते हैं ना मॉनिटरी, इसके ऊपर उसकी वैल्यू ही नहीं निकालते कि कितना काम में औरत करती है। तो वो कहती है कोई काम तो कुछ करते ही नहीं। कहती है कि वो इतना कमाते हैं, इतना कुछ करते हैं, मुझे इतने अच्छे तरीके से रखा, तो क्या मैं एक खाना भी अच्छा नहीं उनको बना के दे सकती। मैंने कहा जरूर बनाए, दिल से बनाए, डर से ना बनाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है जो डर, जो चीज, मेरे फादर माशाल्लाह पढ़े लिखे बहुत वैसे इंसान थे, दीनी दुनियावी दोनों से, वो कहते थे जो इज्जत डर कर की जाए वो खौफ और नफरत को जन्म देती है। जो इज्जत डर के की जाए वो नफरत को जन्म देती है, खौफ से नहीं। मोहब्बत से करो, पकाओ, सबके लिए सब कुछ करो, लेकिन मोहब्बत से, जिससे कहते हैं ना स्पेस होनी चाहिए आपके पास, खौफ से नहीं। हर वक्त का डर डर डर, इट्स सो गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ। और जो बच्चे औरत पाल रही हो, आप सोचे कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा जी, 2-3 पॉइंट्स और हैं हिस्टोरिकल रूट्स में के, और वो जो अभी भी एक टर्म मैं आपको पढ़ाती हूँ, मिसोजिनी। मिसोजिनी जो होती है वो होता है औरतों से नफरत करना, हेट्रेड ना। ये भी हिस्टोरिकल रूट्स और ऑब्वियसली अभी भी है। ये बहुत बड़ा रीजन है जो ब्रुटैलिटी औरतों के अगेंस्ट जाती है, और ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, इसकी तफसील में हम इस वक्त नहीं जा सकते। कि कुछ लड़के बचपन से कुछ नफरत लेकर परवरिश पाते हैं, अम्मा ने ये कर दिया था, बहन ने ये कर दिया था, गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया, तो वो जो ना ये चीजें नफरत औरत की लेके फिर हर औरत को उसी में मेजर करते हैं। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस है और ब्रुटैलिटी, रेप और ये सब कुछ के वाकयात बहुत होते हैं। दूसरा एक चीज है कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, ये जो औरत को एक अशियाई सर्फ या उसको एक कमोडिटी समझना। ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं इस पे काफी जोश में आ जाती हूँ। हमने एक प्रोस्टिट्यूशन है, ठीक है, या आप देखें ये सब क्या है। एक एड आया था किसी बहुत बड़ी कंपनी का फेसबुक पे, जैसे आपको पता है रैंडम एड्स आ जाते हैं, तो उसमें एक बहुत महंगा लेदर का बैग था और वो उसके एड्स आ रहे थे, तो वो लेदर का बैग था और एक औरत की बैग थी। तो ऐसे कुछ नहीं, लेकिन पूरी बैग उनकी, उस पर कोई कपड़ा नहीं था, है ना। एंड आई हैव टू से दिस ओपनली, सॉरी बट अगेन आई हैव टू से दिस। तो वो पीठ थी एक औरत की, उस पर एक धज्जी कपड़े की नहीं थी और वो बैग लटका हुआ था, ऐसे जैसे कोई, और मैं बोलती हूँ क्योंकि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, जैसे कोई बगैर कपड़ों का, मुझे लगा कोई फकीर, कोई हकीर, जिसके जिस्म पे आपने बैग लटकाया और आप बैग को बेच रहे हैं। तो मुझे कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम एक डिफरेंट कल्चर से हैं, हम इमिग्रेंट्स हैं, हम, कभी मुझे भी होता है कि ये कमेंट डालना पब्लिकली ऐसा सही है, कोई परेशानी में ना पड़ जाए। मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए आज से 6-8 साल पहले की बात है,
और मुझे बड़ी हिम्मत आई कि उसमें क्या गोरी औरत, क्या काली औरत, क्या साउथ एशियन, और सब ने उस एड की लिटरली हशर करके रख दिया था कि ये तुम लोगों ने क्या छापा है। उससे मुझे बड़ी हिम्मत है ना, ये सेड नो, मुझे भी लिखना है। और मैंने जो उसकी अगेन दिस इज अ लाइफ फोरम, जो मैंने धज्जियां उड़ाई, मैंने कहा व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल हियर। ठीक है, एक औरत, पैसा कमाना मजबूरी होती है ना, ये सारी औरतें शौक से तो नहीं आ रही ना इस तरह। एक मजबूर औरत जिसको पैसों की जरूरत होगी ना, उसको आप क्या बेच रहे हैं? एक लेदर का बैग, लेदर के बैग क्या, मैंने मार्केटिंग पढ़ी है, बिजनेस पढ़ा है, यूएस से पढ़ा है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करती। तो एक बैग बेचने के लिए एक औरत की खुली पीठ चाहिए सिर्फ? ये वो है जिसको कहते हैं ना कमोडिफिकेशन। हर जगह औरत, हर जगह औरत, जिन जगहों पे जरूरत नहीं है। कई कई जगह हम ऐड देखते हैं, आदमी है पूरे 3 पीस सूट पहने हुए, औरतों बेचारों के कपड़े छोटे। क्या ये सारी औरतें अपनी मर्जी से पहनती हैं? उसके बाद अगर किसी औरत के साथ कोई ज्यादती हो जाए तो उसको ये लेबल करना कि इसने गलत कपड़े पहने हुए थे इसलिए इसने इनवाइट किया अपनी तरफ। ठीक है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, दुनिया में अच्छे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें भी, बुरे मर्द, बुरी औरतें भी। ठीक है, लेकिन ये करना, हमने कभी देखा कि इन औरतों की क्या मजबूरी है? मैं पहले ऑब्वियसली तो जजमेंटल थी, मैं देखती थी इस तरह कैट, मुझे ऐसी औरतों पे गुस्सा आता था। अब मैं देखती हूँ तो आप यकीन कीजिए मेरे अंदर से दुआ निकलती हूँ, मैं कहती हूँ ऊपर वाले से कि इसके ऊपर रहम करना। पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है पैसे के लिए, मतलब कितना बड़ी तकलीफ और बड़ी अपनी, मैं कहती हूँ सॉरी टू से कि एक अपनी बेइज्जती की बात है कि आप किसी के कहने से अपनी मर्जी के खिलाफ आप अपने कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, या अपने लहजे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, या अपने आप को शो पीस की तरह। व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ दिस? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने कहा ना, दिस इज नॉट द फोरम में कवर नहीं हो पाएगा कि औरतों को कमोडिटी की तरह पेश करना और फिर उनको ये कहना कि तुम लोग बड़ी आजाद हो। क्या औरतें आजाद हैं? क्या ये लिबरल होना है? नो, दिस इज नॉट। जी गीता जी, ये एडवर्टाइजमेंट और मूवीज का देन है। बिल्कुल बिल्कुल। मूवीज में देखिए छोटे छोटे बॉलीवुड। अस्मा जी, मैं एक वाकये का जिक्र करूंगी। एक खातून का वाकया पता चला कि वो गरीब थी। एक मिनट सीमा, एक मिनट, सॉरी गीता जी, सॉरी सीमा, प्रभा जी ने बहुत देर से हाथ रेज किया। सॉरी प्रभा जी, मैंने देखा नहीं। जी बोलिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती थी, मैं बस यही कहना चाहती थी कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत सारी बातें छुपी हैं, कुछ कही गई, कुछ नहीं कही गई, कुछ सबके साथ पता नहीं क्या क्या कहानियों में हम लोगों के भी दिमाग में घूम रहा है। जिंदगी हमने भी पार करी, इतनी बड़ी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ और बहुत दर्द है सुन के इस बात को लेके कि औरतों को पाप समझा जाता है या औरतों को ये समझा जाता है। बड़ा सुन के बहुत तकलीफ हुई है जो क्रिश्चियंस में, इसका मुझे आज ही पता लगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर सो दर्दफुल। मैं आखिर में जब प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो मैं चाहूंगी कि मुझे 4 लाइनें बोलनी थी चाहे कविता की, मैंने औरत के ऊपर लिखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा दिल बहुत दुख गया है। जरूर जरूर बोलिएगा, जरूर जरूर। और मुझे ये सुन के अच्छा भी लग रहा है। अच्छा नहीं, आपका दिल दुखा है इसका मतलब है आप बहुत सेंसिटिव हैं, विच इज वेरी नाइस। और दिल आपका अगर उदास है तो उसकी मुझे भी अफसोस होगा, लेकिन हमें यहाँ से रोशनी लेके उठनी है। The thing is there is always light at the end of the tunnel। और मैं अपना जो एंड करूंगी वो बड़ी पॉजिटिव स्टोरी पे करूंगी। थोड़ी सी हम सॉरी, कोई बात कर रहा था, किसी को क्वेश्चन था उसमें, अगर मैंने मिस कर दिया। मैं ये कहना चाह रही थी कि दोनों बात कर रहे थे। जी जी बोलिए। कि उन्होंने वाकया बताया कि खातून आई और उन्होंने कहा कि मैं, बड़ा अफसोस है मुझे कि मैं एक गुनाह में पड़ गई हूँ। और तो उन्होंने कहा जी, तो कहने लगी कि मैं मतलब कभी कभी किसी के साथ सोने चली जाती हूँ कुछ पैसों के लिए। तो उन्होंने कितने पैसे? तो उन्होंने कि क्या वजह है? तो उन्होंने कहा 3 या 4 बच्चे हैं और 5 रुपए वो मुझे दे देते हैं और उस वजह से मेरा कुछ बच्चों का गुजारा अच्छा हो जाता है। तो क्या मुझे उस वक्त ख्याल था कि क्या वो आदमी उस सोने के बगैर 5 रुपए नहीं दे सकते थे उन्हें? और यही एक वाकयात में समझ आता है, एक आदमी से जब कोई मदद लेता है, एक आदमी अपने दोस्त से कोई मदद लेता है, वो उसकी बड़ी खुशी खुशी मदद कर देता है। हाँ यार, ये काम ऐसे होगा, ये यूं होगा, कोई भी हेल्प, जबानी, फिजिकली, कोई भी कहीं जाना है कुछ। लेकिन अगर एक औरत को मदद चाहिए तो वो आदमी पहले उसके साथ कोई रिलेशन सोने का बनाने का क्यों मूड में उसमें होता है? ये एक्सप्लॉइटेशन होता है सीमा। ये क्या है? ये एक्सप्लॉइटेशन। हाँ, एक आदमी से मदद मांगे तो वो आउट ऑफ द वे कोई भी मदद करेगा, पर अगर एक औरत को मदद चाहिए तो पहले उसके पास सोने का प्रोग्राम जो बना रहा है वो क्या है?
उसके अलावा उस औरत के साथ दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, मतलब उसके घर में जो औरतें हैं उनसे भी एक अंदाज। तो ये जो एक हमारे माशरे की कहना है, ये एक बड़ा अजीब कहानी अंडर द टेबल सीमा, चल ये रही है। ग्लोबल है, ये ग्लोबल है, एंड यू ग्लोबली गाइस है, विल बी बिल्कुल, ऑफिसों में सरप्राइज्ड। हर जगह। आप तो बहुत बहुत आगे की बात कर रही है ना, तो मैं आपको अपनी आंखों से देखा वाक़या सुनाऊं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन न्यूयॉर्क, और आपको पता है न्यूयॉर्क जो है सबवे का जाल है न्यूयॉर्क। मैं डाउनटाउन में काम करती थी, हम ऑब्वियसली रोज सबवे लेते थे रोज। तो जैसे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जगह जगह आपको पता है यहाँ पर भी गार्बेज लोग जमा करते हैं ना, उनमें ज्यादा तादाद जो है वो गोरों की होती है अनफॉर्चुनेटली, व्हाटएवर, जो भी जो मैंने देखा। तो एक गोरी औरत थी, गार्बेज उठा रही थी, तो वो लोग पहने भी थैलियां पहने हुए होते हैं उनके पास से काफी, क्योंकि नहाए नहीं होते, वो बेचारे होमलेस भी होते हैं। तो एक शॉपिंग कार्ट थी, बड़ी वाली जैसी होती है, उसमें उसने अपने लिए सामान भरा होगा सड़क पे से कहीं। तो उससे वो ये लोग किस तरह आते थे सबवे स्टेशन में, आई हैव नो आइडिया। बहरहाल वो आ गई थी, और अब वो ट्रेन में उसको चढ़ना था, और हमारे हम लोग कुछ स्टूडेंट्स साथ थे। आंखों के सामने उसने एक गोरे से, जो मतलब उसी तरह का था, उससे कहा कि मतलब मुझे हेल्प कर दो। तो क्योंकि सबवे तो 2 मिनट सेकंड के लिए रुकती है, उसने जब कार्ट उसकी कहा मैं हेल्प करता हूँ, उसने उसको धक्का देके उसकी कार्ट चढ़ा दी सबवे में। और हमारी आंखों के सामने, सॉरी टू डिस्क्राइब दिस, लेकिन उसकी कमर में हाथ डाल के और उन्होंने उसके साथ उसका एडवांटेज जैसे लिया हमारी आंखों के सामने। हमें इतना दुख हुआ कि सिर्फ एक गार्बेज का जो कार्ट है उसको पुश करने के लिए, क्योंकि वो फिजिकली थोड़ी सी डेलिकेट थी औरत, तो चढ़ाने के लिए उसने उसका एडवांटेज ले लिया। ठीक है, ये सड़कों पर, मैं आपको अमेरिका की बात बता रही, ठीक है। तो ये दिस इज एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि कमोडिटी समझते हैं ना, फायदा कैसे उठाना है। उसमें आप कुछ कह रही हैं? जी, अस्मा, जो सीमा ने अभी बात की है, तो मैं इस पे थोड़ा सा एक और नजरिए से देख रही हूँ कि उन खातून को पैसे लेने के लिए उन्हीं की क्यों जरूरत पड़ी है। उनके पास भी ऑप्शन होनी चाहिए ना, वो किसी औरत के पास भी जा सकती हैं, वो किसी ऐसे के पास जा सकती हैं जिसके लिए उन्हें अपनी जिस्म फरोशी ना करनी पड़े। जी, यही मैं अक्सर कहती हूँ कि जब तक कि हम औरतें नहीं पढ़ेंगे, हम औरतें नहीं सीखेंगे। अभी मेरा एक जो लास्ट प्रोग्राम हुआ उसमें एक खातून, वो जो मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुस्लिम्स के लिए ज्यादा है, तो वो कि भाई अब अगर जब इस्लाम ने मुझे नहीं कहा कि मैं अपना पैसा, आदमी मेरा छीन सकता है, नहीं छीन सकता उसका शौहर, और आदमी का काम है कि घर में कमा के लाना, बच्चों को देखना, बीवी को देखना, घर को चलाना, हर तरह से आदमी का। वो औरत कितनी भी अमीर है, कितना भी पैसा है, वो आदमी उससे डिमांड नहीं कर सकता, ना उसकी विरासत में से, ना ये। तो जब तक उसको अवेयरनेस नहीं होगी, यही मैं हर दफा कहती हूँ, तुम्हें जब तक तुम्हारी अवेयरनेस नहीं होगी तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा हक क्या है, तुम कैसे उसे रोकोगी। बस ये हर जगह है, ये हर तरह है। उस्मा के जवाब में भी जब तक उस औरत को ये नहीं पता होगा मैं ये मदद किससे लूं, लेकिन फिर भी एक शर्म की बात है, एक आदमी से अगर आदमी मदद ले तो वो तो उसके साथ सोने की डिमांड नहीं कर रहा, पर अगर एक औरत ने मदद ले ली तो वो उससे फौरन सोने की डिमांड करेगा। ये क्या बात है? इसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। सीमा, आप सिर्फ एक बात को देख रही है ना, कि सिर्फ एक औरत ने किसी आदमी से बोला तो उसने सोने की डिमांड कर दी, लेकिन वो हर चीज आपको एक नजरिए से देखने की वो बात नहीं होती है, क्योंकि हम जेंडर बेस कर रहे हैं ना, तो हम दोनों तरफ से देखेंगे। औरतें भी आपको एक्सप्लॉइट करती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ आदमी एक्सप्लॉइट करते हैं, औरतें भी ऐसी, औरतें भी बहुत है जो हम सिर्फ औरत को मजलूम नहीं कह सकते, हम दोनों तरफ से। क्योंकि हमारा जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो सवेरा जो ग्रुप है ना हमारा, तो वो उसमें हम सिर्फ औरत के बारे में, हमारी जो ज्यादा डिस्कशन चल रही है वो यही चल रही है कि हम औरत को हमने इतना मजलूम दिखा दिया है कि हम सिर्फ बात ही औरत की कर रहे हैं। लेकिन दोनों साइड्स होती है कॉइन में, दो कहते हैं ना, दो साइड्स होती हैं, तो राइट एंड रॉन्ग दोनों तरफ से हमें वो सोचना चाहिए। वेरी ट्रू। मनप्रीत, आई सी मनप्रीत हैंड, क्योंकि लेडीज का टाइम थोड़ा सा हमारे पास टाइट है। जी मनप्रीत। मेरा टॉपिक भी औरतों पर है, लेकिन मैं बात करूंगी यहाँ पे कनाडा में इंटरनेट फ्रीज हो गया है। कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही, तुम्हारी आ रही आवाज। मनप्रीत, आपकी आवाज आ रही है, बोलने? नहीं, अब नहीं आवाज। अब उसकी आवाज रुक गई मेरे ख्याल में। अच्छा, तो मनप्रीत हाँ बोलो। फ्रीज हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपन। सो अब बोलो। जी मैं कनाडा में बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे औरतों में बात हो रही है। वो अभी सीमा जी ने बोला कि औरतें क्यों जाती हैं मर्द के पास यही काम के लिए, पर मैं देख रही हूँ कि
अभी अपने ब्रैम्पटन मिसिसागा और इटोबिको में कि औरतें मांग रही हैं, बोर्ड उठाया और मांग रही है, घर नहीं है, हेल्प चाहिए, बच्चे हैं, फूड नहीं है, वो है। अच्छा, आपको मतलब है जैसे बेगिंग जो है। हाँ, ठीक है, बहुत ठीक है। सारी बहुत सारी मांग रही हैं। तो कनाडा में तो इतनी सहूलतें हैं, वेलफेयर मिलती है, फूड बैंक है, सारा कुछ है। इसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए भी कनाडा में इतनी ऐसी पीसफुल कंट्री, इतनी अच्छी कंट्री में आके ये लोग क्यों मांग रहे हैं, वो भी अच्छे कपड़े पहने हुए। मनप्रीत, उनके स्टेटस नहीं होता बाज लोगों का। मैंने ऐसे लोगों को बाज दफा सड़क पर उनसे खुल के बात की है कि आप क्यों नहीं जाते सोशल सर्विस में। उनमें से बाज जो उनका लीगल स्टेटस नहीं है, उनके पास ओहिप नहीं है, वो इलीगल रह रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है कि बाज लोगों को जो मिल रहा है ओंटारियो वर्क से वो इनको इनफ नहीं है, क्योंकि रेंट बेसमेंट्स के भी इस वक्त 1500, 1700, $2000 इस तरह जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है, और ये चीज अनफॉर्चुनेटली बढ़ेगी। अभी आप लोग इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। हमने कुछ साल पहले अनलीगल स्टेटस वालों को भी सहूलतें दे रही है गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन उनको पूरी नहीं पड़ी मनप्रीत, फिर लोग खुद काम नहीं करे। क्योंकि देखो, दो चीजें खासतौर से वही अगेन औरतों के लिए कह रही हूँ कि अगर आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है तो स्किल डेवलप करो। औरतों को खाना पकाना तो आता है ना, सिलाई करनी किसी को आती है, स्किल डेवलप करो। अगर तालीम नहीं है इतनी तो स्किल डेवलप करो, लेकिन पैसे जनरेट करने के बेहतर जिसे कहते हैं ना चैनल्स को देखना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी बढ़े, यू आर राइट। ये मिसाल में भी हम मैंने बहुत लोगों को अपने कार्ड दिए हैं, ये जो सड़क पे होती है ना, उनको मैं तो कार्ड देके आ जाती हूँ। हाँ। पर हट्टी कट्टी इतनी अच्छे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे नहीं भी जन लग रहा है कि ये कुछ मांग रही है। कपड़ों का कोई वो नहीं, कपड़े तो मिल जाते हैं, कपड़ा मसला नहीं है। तो मैं देख रही हूँ किसी के पास गाड़ी है, एक मैंने देखा गैस स्टेशन में वैन है, उसके साथ एक बच्चे है 7 साल का, तो फिर भी मांग रही है वो। बुरी आदतें भी पड़ जाती है ना। हाँ, देखो मनप्रीत, ये केस टू केस है, हमें नहीं पता कि क्यों मांग रही है, आदतन मांग रही क्या मजबूरी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, घर में बच्चे ज्यादा है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी उसकी मजबूरी, हमें नहीं पता, गाड़ी की इंश्योरेंस निकालने के लिए मांग रही है भीख, समझ रहे हो। वी डोंट नो, हम कह नहीं सकते। अच्छा जी, थोड़ा सा क्विकली हम थोड़ा सा टच कर लेते हैं जेंडर इनइक्वालिटी पे, जो ये हम ज्यादतियां करते हैं मर्द औरत या जेंडर को मुख्तलिफ होने की वजह से। अब क्या कर सकते हैं, ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने थोड़ी सी बताइए, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर थोड़ा सा स्टैट्स बता रहे हैं कि इन्फेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो बच्चे छोटे पैदा होते हैं वो बाज़ दफा बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। चाइना में लड़कियां जो है 7% हायर है, यानी कि जो बच्चे बचपन में पैदा होते ही मर जाते हैं, उनमें लड़कों की बनिस्बत लड़कियां जो है 7% हायर हैं जो जिनकी डेथ होती है। एक स्टडी इन्होंने, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इन मुल्कों की, इंडिया में एक इन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी 2000 में, उसमें उन्होंने बताया कि लड़कियों के लिए 1 साल से 5 साल के बीच में जो डेथ होती है बच्चों की, उसमें लड़कियों की जो डेथ है 75% हायर है। एक मूवी मैंने देखी थी आज से, मैं समझती हूँ शायद 15 साल पहले, या पता नहीं, मुझे याद नहीं है, उसका नाम था मातृभूमि। आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी। वो मूवी ऐसी है कि उसको देखना भी के लिए भी 2 ग्लास ग्लूकोज पहले बैठिएगा, पिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा। तो वो 2 ग्लास ग्लूकोज और 2 मेरे ख्याल में मल्टीविटामिन की गोलियां। हैवी मूवी है, बट देयर इज अ लेसन। और एक डॉक्यूमेंट्री का मैं हमेशा बताती हूँ, जो पीसीएस में रहते हुए एक प्रोड्यूसर आई थी इंडिया से, त्रिनेत्रा वालों की, उन्होंने 1000 सन्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट मैंने, बलदेव अंकल और अमनदीप दीदी ने भी किया था। एक स्टोरी पंजाब की कवर है उसमें, और एक स्टोरी यहाँ की कनाडा की, अराउंड के हम बच्चियों का जो फर्टिसाइड होता है, पेट में बच्चियां जो मार देते हैं, तो वो उसका नाम 1000 सन्स है। वो ओमनी टीवी की मेरे ख्याल में वेबसाइट पे पंजाबी और इंग्लिश दोनों में ये डॉक्यूमेंट्री है, 1000 सन्स, ठीक है, ओमनी टीवी पे देखना, उसमें ही मिल जाएगी। अच्छा, एक्सेस टू प्रीनेटल केयर एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, ये भी बहुत बड़ा इशू है कि ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में जो जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं वो केयर उनको ठीक नहीं मिलती, और बच्चा पैदा करते वक्त बच्चों की भी बहुत दफा डेथ हो जाती है, और औरतों की भी डेथ हो जाती है, लड़कियों की जैसे। इसमें बहुत बड़ा एक जो चीज है, इस पे ऑब्वियसली हम अभी डिटेल में नहीं जा सकते, इन लॉज का अब्यूज, घर पे बच्चा पैदा करोगी, ये गांव वगैरह में भी ज्यादा होता है, अस्पताल नहीं जाने देते, मेल डॉक्टर को नहीं देखने देंगे, घरों में हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते थे, इस तरह की चीजों से बर वक्त उनको मदद नहीं मिलती और डेथ हो जाती है, बच्चों की भी और औरतों की भी। एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए भी है कि बहुत जगह पर ये जो रिसर्च बता रही है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते, बहुत सारी वजूहत की बिना पे। शहरों में तो अभी भी बहुत जगह अलाउड है, लेकिन गांव वगैरह में, छोटे टाउन्स में,
और अगर छोटे टाउन्स में, गांव में ये भी एक रिसर्च है कि और लड़कियां जाती भी हैं तो वो डरती हैं, कहती हैं हम स्कूल का बाथरूम यूज करते हुए डरते हैं, हमको चौकीदार एक्सप्लॉइट कर देता है या लड़के जो है क्लास के। तो ऐसी जगहों पे ये सब चीजें भी जो है ना लड़कियों को तालीम में पीछे रखने की जिम्मेवार है। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पे थोड़ी सी बात हमने काफी की है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, ये सब कुछ है। एक चीज मैंने पढ़ी इसमें, और इसमें मैं आपको एक छोटा सा जल्दी से वाकया भी सुनाऊंगी कि सेक्सुअल असॉल्ट और रेप जो होता है ना, उसके बड़े बुरे मेंटल हेल्थ इफेक्ट होते हैं अगर किसी और के साथ ऐसा हो जाए। ये इट्स लाइक बहुत बुरा इफेक्ट इसका होता है। ठीक है, अबॉर्शन किसी का हो गया, वो बहुत बुरा इफेक्ट होता है मेंटल उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर। और ये बताया, रिसर्च ये कहती है कि 1.5 टाइम्स मोर लाइकली होती हैं औरतें जिनको HIV एड्स लगता है। यानी औरतें जो होती हैं, अगर औरतों को हम देखें, एड्स होती है, बहुत किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो औरतें अब्यूजिव रिलेशनशिप में होती हैं या पार्टनर का वायलेंस जिनके साथ होता है, उनमें HIV एड्स की ज्यादा है, रिसर्च जो है। और इसमें एक वाकया मैं आपको सुनाऊं अपने साउथ एशिया का ही। एक लड़की के साथ हुआ, ये औरत खबर, 3 बच्चों की माँ, और इंटीरियर के लोग थे, इंटीरियर से मतलब शहर के लोग नहीं थे लेकिन रहते शहर में थे। तो वो लड़की बीमार हो गई और बच्चियां उसकी 3 थी, बुखार आने लगा उसको। अच्छा, मियाँ की भी तबीयत खराब रहती थी, वो अपना ला, लेकिन मियाँ था उसका जालिम ना, सुनते मारता वारता था। ये एक ऐसी फैमिली जो मेरी बहन रहती थी मिडल ईस्ट में, उनकी मुलाकात वहां हुई, तो वहां से हमें स्टोरी पता चली। रहायशी वो लोग साउथ एशिया पाकिस्तान के थे। तो उसके बाद बीवी को बुखार आने लगा, माँ बाप परेशान हुए, पाकिस्तान उसको बुलाया, उसको दिखाया सब कुछ। अब बाद में पता चला उस लड़की को HIV हो गई। अब आप सोचिए, एक ट्रेडिशनल घराने की लड़की, उसको कैसे एड्स या HIV पॉजिटिव हो गई। वो एड्स, वो लोग हैरान हो गए, उसके टेस्ट कराए, उनका सब, वो लड़की बीमार होती गई, उसमें उसका इम्यून सिस्टम खत्म होता जा रहा था। फिर वो अब्यूजिव भी था, मियाँ मारता वारता भी था, और वो एक दिन मर गई। और डॉक्टरों ने खुल के माँ बाप से कह दिया, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बातों को दबाते हैं, माँ बाप डर जाते हैं। डॉक्टरों ने खुल के कहा कि आपकी बेटी को HIV आपके दामाद से लगी, एंड प्रोबेबली ही वाज स्लीपिंग अराउंड, और उसने बीवी को लगा दी और चुप करके बैठा रहा। और वो तो बर्दाश्त कर रहा है HIV, अभी तक शायद वो जिंदा भी है, क्योंकि वो अपना दवा दारू कर रहा है, वो मजबूत है, सेहत में ठीक होगा। वो लड़की एक तो वैसी वर्बली फिजिकली अब्यूज्ड थी, डिप्रेशन में भी थी, तो इम्यून सिस्टम वैसे ही आपका कमजोर हो जाता है, ऊपर से आपको HIV भी लग गई। अब इससे बदतर मिसाल डोमेस्टिक वायलेंस की क्या होगी। तो ये जो चीजें हैं, और अगेन आई नो दिस इज हैवी, इसको सुनना भी हैवी, मुझे भी बहुत सख्त अफसोस हुआ था जब मुझे वाकया पता चला, लेकिन सारी बातों की बात है, इसके लिए करना क्या है। ठीक है ना, हमने इसके लिए उठना है, हमने करना क्या है। जितनी बात हम ये इस बात पे करेंगे, हमें इस बारे में, इसका हल निकालने में मदद मिलेगी। चाइल्ड मैरिज है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खासतौर से, जो लॉ सारे बने हुए कि आप 18 साल 17 साल से छोटी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, लेकिन होती है। अभी उस्मा जिस ड्रामे का हवाला दे रही थी, बख्तावर, वो मैंने भी देखा है, और उसमें एक छोटा सा उन्होंने वहां भी टच किया कि वो एक जो अंकल होते हैं वो शादी करके ले आते हैं, लेकिन फिर वो जो लड़की बख्तावर होती है वो कंप्लेन करती है और पुलिस आके उसको अंडर एज कह के निकाल के ले जाती है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जिसपे भी हमने थोड़ा सा भी प्रोस्टिट्यूशन के वाले से टच किया, लेकिन 71% दुनिया भर में ग्लोबली देखे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो विक्टिम है वो लड़कियां हैं। ठीक है, तो इस पे भी नजर रखनी है। आपको यकीन नहीं आएगा, शायद आप में से किसी से मेरी बात हुई हो, कि कनाडा में, यहाँ मिसिसागा, ब्रैम्पटन में कुछ साल पहले, मैं समझती हूँ 4 साल पहले, बहुत ज्यादा, अभी भी है, इतना ज्यादा ये हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली पुलिस ने गैंग्स क्रैक डाउन किए। ब्रैम्पटन से पकड़ा इन्होंने, मिसिसागा से पकड़े, 2 या 3 ब्रैम्पटन से पकड़े, और उसमें एक आध थे, वो उनकी मैंने तस्वीर देखी, जो पकड़ा गया गैंग लीडर, उसने तस्वीर ऐसी खिंचवाई हुई थी जैसे कोई बहुत ही कामयाब रियल एस्टेट एजेंट होते हैं ना, तो वो था, वो साउथ एशियन नहीं था, बहरहाल सही है। तो मैं, इस तरह की चीजें थी, और ये चीज मीटिंग्स में और कॉन्फ्रेंस में हमें बताई जा रही थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है बच्चियों से। और ये पुलिस ने बैठ के हमें खुद बताया, दोस्तियां करके, और उनको बरगला के ले गए अपने अपार्टमेंट में या जहाँ, और उनकी इस तरह की गलत वीडियोस बना के, और फिर उनको गलत लोगों के पास भेजा। और एक लड़की से, 14 से 17 साल के दरमियान की मेरे ख्याल में लड़कियां, $2 लाख या $2,10,000 ऐसा कोई फिगर था, उन लोगों ने बनाए। फॉर्चुनेटली पुलिस ने पकड़ा है 3-4 में, जबकि 5 गैंग्स पकड़े, और अभी भी पकड़ धकड़ हो रही है। हमने उस दौरान क्या किया था, मैंने खुद, क्योंकि मेरी बच्ची ज्यादा छोटी थी उस वक्त, मैंने इनकी दोस्तों को, 10 लड़कियों को बुलाया, उनकी पेरेंट्स को, इन्हीं अम्मियों को बुलाया, उनकी मॉम्स को, और मैंने अपने घर में एक छोटी सी चाय की पार्टी रख ली थी।
और हमने बैठ के बच्चों से ये बात की कि अगर आपसे कोई दोस्ती करने की कोशिश करे, आपने हैंग आउट करना है, साथ इकट्ठे करो, इस तरह अकेले कहीं नहीं जाना साथ। हमने उनको अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दी। there was no PowerPoint, I was not paid for that। ये मैंने सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक बच्ची की माँ हूँ और वो भी सारी बच्चियां थी। सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीजें हमें, ये अवेयरनेस है। जरूरी नहीं कि हम अगर हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, आप किसी अपने घर में कर लीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो अवेयरनेस बढ़ाइए। हमें नहीं पता कि हमारी कोई छोटी सी की हुई चीज कितने लोगों को बचा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो लास्ट चीज मैं बताऊंगी, हाउ कैन वी चेंज दिस, इसको तब्दील कैसे करना, ठीक है। तो मैं आपको कोई रिसोर्स नहीं दे रही, कोई मैं आपको ऑनलाइन कोई आपको वेबसाइट नहीं बता रही, मैं आपसे कह रही हूँ जेंडर इश्यूज के बारे में पढ़िए, इसको समझिए, एफर्ट डालिए कि जी ये है क्या, ठीक है। एजुकेशन जो है, जो तालीम है, जो अवेयरनेस है, जो इसको कहते हैं शऊर या जागृति, वो एक सबसे बड़ी चीज है चीजों को ठीक करने में, ठीक है, या ठीक करने की तरफ लेकर जाने में। ओपन माइंड रखिए, जजमेंट को मत लाने दीजिए दिमाग के अंदर, ना स्टेरियोटाइपिंग मत कीजिए, ठीक है। लॉ को देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कहता है, राइट्स कोड क्या कहता है, आपका क्या राइट है, कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, कहाँ से आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको 4 जगहें पता होंगी हेल्प की, तो आप 4 औरतों को बता सकते हैं। कोई हेरासमेंट हो रही है किसी को, उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, टॉलरेट मत करो। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसके लिए खड़े हो जाओ। एंड देन बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट एक अवेयरनेस और रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है। एक दूसरे की इज्जत कीजिए, मर्द औरत बहन भाई, ठीक है, कोलीग्स की, मुख्तलिफ फेथ प्लेसेस की, सबकी इज्जत करो। अपनी इज्जत करवाओ, दूसरों की इज्जत करो, अपनी इज्जत करो, दूसरों की करवाओ, वो वाली बात है। तो इज्जत, जो रिस्पेक्ट है वो बहुत है। और चीजों को, जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं उनको चेंज कीजिए। ये जो हम लोग कहते हैं लड़के को गुस्से का है प्रॉब्लम, मैं पहले भी इस पे बात कर चुकी हूँ, उसकी शादी कर दो वो ठीक हो जाएगा, लड़की आएगी तो वो साइकियाट्रिस्ट से जादू की छड़ी घुमाएगी तो हमारा लड़का पागल जो है वो ठीक, वो सब गलत है, ठीक है। लड़कियां पराया धन होती हैं, गलत है। ससुराल जाओगी तो क्या करोगी, सास हाथ में सुइयां चुभेगी, सब गलत है, ठीक है। चेंज आ रहा है पढ़े लिखे घरों में। अभी कुछ दिन पहले मेरी अपने भाई से बात हुई, तो उनके एक बेटा माशाल्लाह से, दूसरा जो उसकी, उन्होंने कई बात पक्की की। तो मैंने उनसे पूछा आप शादी कब करें, तो कहने लगे तुम लोग कब आओगे, सब बात हो रही थी। तो मुझे अपने भाई की और भाभी की एक बात सुन के बेइंतहा खुशी हुई, और खुशी इसलिए हुई कि मैंने कहा इसकी शादी का कब तक इरादा है। तो कहने लगे कमरा बड़ा गंदा करता है अपना, जरा अपना कमरा ठीक करना शुरू कर दे, फिर इसकी बीवी लेकर आएंगे। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड दैट्स व्हाई आई एम एंडिंग इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। मैं कई जगह, इसलिए नहीं कि वो मेरे भाई हैं, मुझे वो सोच का फर्क, हमारे जमाने में जैसा होता कि अच्छा भाई लड़का कमरा गंदा करता है, बीवी ले आओ संभाल लेगी, बीवी ले आओ ठीक कर देगी। अरे बीवी है कि कोई मैजिशियन है, कोई जादू की छड़ी है, कोई साइकियाट्रिस्ट है? हम औरतें हैं। हम जब शादियां करते हैं, लड़कियां होते हैं मेजोरिटी, ठीक है, हम भी इंसान है, हमारी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, हम लोग जादूगर नहीं है। हमसे जादू एक्सपेक्ट नहीं करो। और फिर हमसे ये मत कहो तुम लोग एक शौहर को नहीं ठीक कर सके, तुम लोग एक शौहर को नहीं संभाल सकते। नो, दैट वाज नॉट आवर जॉब, राइट। अब जो शिफ्ट है, और मुझे बार बार खुशी हुई, मेरे भाई ने तो ये भी कहा कि मैंने इसके ससुर खाने पे तो मैंने जाकर उसका कमरा दिखा दिया कि ये है मेरा लड़का, ये कमरे को इतना गंदा रखता है, अलमारी के कपड़े भी नहीं तय करता। तो जब ये ठीक करना शुरू कर देगा तब मैं इसकी बीवी ले आऊंगी। वी नीड दैट. We need very that. true. So Very this true. is a positive note that I'm sending the session on. Thank you so much for listening to me. मैं थोड़ा सा तेज बोलती हूँ तो, लेकिन शुक्रिया, मैं तो थोड़ा वर्टिगो, तो मैंने कहा मुझे ऐसा ना चक्कर आ जाए तो उस्मा को पिचिंग करना पड़े। So it was a great discussion. Thank you again. शुक्रिया, और क्या कहते हैं, धन्यवाद, और सब कुछ जो होता है वो for listening to me. Thank you again. Thank you. जी उस्मा। थैंक यू अस्मा। अस्मा, ये मुझे बहुत बड़ा इशू मेरे घर में चल रहा है। मैं अपने बेटे से कहती हूँ, मेरे लड़की क्या कहेगी कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, अपने आप को, मेरा नाम बदनाम होगा। अपने आप को थोड़ा कुछ सीख लो, कुछ पकाना सीख लो, कुछ कमरा ठीक करना सीख लो, क्योंकि अब इस चीज की जरूरत है। ये तो नहीं वो बेचारी जो आएगी वो भी कमा के आ रही होगी, ये भी आ रहा होगा, तो उस पे तो नहीं डालेगा ना खाना, मिलके पकाएंगे मिलके। तो ये मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अस्मा, एज ऑलवेज एक्सीलेंट सेशन, आपकी कमांड इस टॉपिक पे, ये आपका ही है, जिस तरह आप करती हैं ये सारा कुछ। सीमा ने एक बात की थी, मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगी। सीमा, आपने कहा था कि अगर औरत कमाती है या कुछ, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो आपने जो बात की थी कि अगर मर्द कमा रहा है तो मर्द खर्च कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, तो यहाँ दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है।
यहाँ ये नहीं है कि मर्द का ही काम है कमा के लाना, घर चलाना, यहाँ दोनों साइड से होता है, बिल्स दोनों पे करते हैं। हर फैमिली ने अपने कंफर्ट से उसको डिवाइड किया होता है। तो कुछ चीजें हमें कनेडियन कॉन्टेक्स्ट में करनी है, कुछ रिलीजन कहता है, कुछ कल्चर कहता है, तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे मेनली कनेडियन कल्चर को सामने रखते हुए बात करनी है कि किस तरह हम जी, मैंने वो बात इस कॉन्टेक्स्ट में की थी कि वो अब ये एक नया अब्यूज हो गया कि मतलब अगर आप ये करने के लिए अपने आप को वो समझ रही है कि मैं सब कर सकती हूँ, तो फिर अब आप अपने हर चीज में मेरे साथ। अब वो बेचारी अगर प्रेग्नेंट है तो कैसे जॉब करेगी? अगर वो नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती कैसे आप जॉब कराएंगे? तो वो कि आप ये एक नया अब्यूज हो गया कि अब आपने हर तरह से मुझे कर सकती हैं या नहीं, आपने करना है। तो पार्टनर इस तरह भी नहीं हो सकते ना कि अगर वो बीमार है या वो नहीं कर सकती। जी, इसको अब एक तरफ औरत जब बात करती है इक्वालिटी की, यही तो फिर ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा ना। यही जिस तरह अभी हफ्जा ने भी बात की थी, अच्छा, बराबरी कभी भी नहीं हो सकती। इंटरनेशनल वुमेन डे था, मैं चीजें कार में रख रही थी, मैंने अपने बेटे से कहा कि ये बड़ा हैवी है, ये रख दो। कहता क्यों? आप तो यही कहती है मर्द और औरत भी बराबर है, तो रखो खुद ही उठा। यही कि ये जो एक डिफरेंट तरह की एक सोच है असल में। बस जिस दिन दोनों को समझ आ गया कि हम बेहतरीन अच्छे साथी कैसे बनेंगे, बस मेन बात वो है। फिर हमें मिल के करें। और कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बहरहाल मुख्तलिफ बनाया है। एक बच्चे को मैं समझा के रही थी 28 ईयर्स ओल्ड, माँ को तंग करे और काफी जगह तो उनसे दोस्ती भी उनकी अम्मी से तो आई, वो कोविड का वैक्सीन नहीं लगवा रहा था, पहला वैक्सीन। तो रोने लगी मेरे सामने बैठ के, किसको समझा, उसको पता मैं कितनी सेंसिटिव हूँ इसके लिए, बड़ा बेटा है। तो मैंने कहा कि बेटा माँ कह रही है लगवा लो कोविड का, कोविड बिल्कुल अपनी पीक पे था। नहीं तो मैंने कहा बेटा माँ है, इसका दिल, वो रोने लगती है उसकी माँ। तो कहने लगा, मैंने कहा तुम्हें पैदा किया बेटे, पेट में रखा है, बड़ा तकलीफ होती है। कहने लगा, मैंने कहा तुम्हें अंदाजा नहीं माँ को कितनी तकलीफ होती है? कहने लगा है अंदाजा है। मैंने कहा कैसे है? कहने लगा है। मैंने कहा क्यों, तुमने पेट में रखा है? चुपका हो गया। मैंने कहा मैंने रखा है, मैं माँ हूँ किसी की, मुझे पता कितनी तकलीफ होती। उस वक्त थोड़ा चुप हो गया। वैक्सीन उसने लगवाई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तुम एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, उसका दावा मत करो। तो ये जो चीज है ना, जहां हम थोड़े से मुख्तलिफ है मर्द औरत, वहां हमें रहने देना चाहिए। आप समझ रहे हो? और ये जो है कि ठीक है अगर औरत आजाद है, जो सीमा आपका पॉइंट है, उस माँ का भी मिलकर करो। अगर औरत कमाना चाहिए डेफिनेटली, आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, लेकिन फिर तुम उठ के अच्छा तुम अगर तुम कम से कम फैलाओ तो मत। तुम जब निकलो बाथरूम से तो तुम टूथपेस्ट का ढकना बंद कर दो, तुम शैम्पू की उल्टी हुई बोतल सीधी कर दो, तुम गीला तौलिया लटका दो। जी प्रभा जी, किस पर दिल में बहुत शदीद कोई बात आई है? जी प्रभा जी बोलिए। अब मैं इतनी भारी भारी जो बातें हुई है उसके लिए हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव है जब कभी ऐसे भारी भारी कुछ होता है तो मैं कुछ हंसाती हूँ। मेरे हस्बैंड जब मेरी मदर इन लॉ से बात करते थे ना, मेरी मदर इन लॉ बोलती थी मैंने तेरे लिए इतना करा है, मैंने तेरे लिए इतना करा है, तू ऐसे करता है वैसे करता है। तो वो कहते थे मैंने बहुत कुछ करा है, पेट में ऐसे बैठा रहता था, अगर मैं पैर फैला देता तो अब आपको पता लगता। अब हंसाना जरूरी था, मेरे को खुद ही दुख हो रहा था अजीब अजीब सा, तो मैं भी हंसना चाहती थी, आप सबको भी हंसाना चाहती थी। प्रभा जी आपने अच्छा, बल्कि आप कुछ पढ़ना भी चाह रही थी ना। जी, तो अस्मा जो मैं दोबारा से उसी टॉपिक पे आ रही हूँ कि ये जो हम लोगों की कैंपेन है, ठीक है, सवेरा की, इसमें हम लोग मेन और बॉयज को लेके आ रहे हैं अपनी सोशल मीडिया कैंपेन पे। हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी वीडियोस बनाएं, आप अपने मैसेजेस दें, पॉजिटिव मैसेज जो हम शेयर कर सकें और लोगों के साथ। इट्स ओके, घर में वैक्यूम मर्द भी कर सकता है, इट्स ओके। छोटे छोटे मैसेजेस हैं। तो अगर आपको लगे कि कोई आपकी जान पहचान में ऐसा है जो हमें भेज सकता है, थैंक यू रिंटू जी, हमें बहुत अच्छा हरपाल जी ने भेजा है मैसेज, तो हम देख रहे हैं। इसके अलावा ये कि अभी जो हमारी अगले फ्राइडे को प्रोग्राम है वो है वर्क प्लेस हरासमेंट पे। आप लोग काम करें या ना करें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग जरूर वो सेशन अटेंड करें। डॉक्टर वनीता पूरी आ रही हैं, क्योंकि हम औरों को बता सकेंगे। हो सकता है हमें से कहेंगे मैं तो काम नहीं करती, मैंने क्या करना अटेंड करके, लेकिन आप 5 और लोगों को आगे बता सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता वर्क प्लेस हरासमेंट का, स्पेशली यहाँ स्टूडेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है।
काफी कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो हमें ये अटेंड करने हैं। अगेन प्लीज मार्क योर कैलेंडर फॉर February 13 शाम 6 से 8 बजे हम जूम पे साइबर क्राइम्स की बात करेंगे। आप लोगों की हमें फीडबैक चाहिए, फोकस ग्रुप होगा। आप में से कईयों ने हमारे अटेंड किए, कईयों ने नहीं, तो जिन्होंने नहीं किए हमें आपकी फीडबैक चाहिए। फोकस ग्रुप डिस्कशन है, प्लीज प्लीज प्लीज, और वो ओपन टू ऑल है। ये सारे हमारे सेशंस फ्राइडे के आजकल ओपन टू ऑल हैं। आप थैंक्स टू दर्शन मुत्ता जी जो इतनी सारी खवातीन में भी चुप करके बैठे और बड़े पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, फेसबुक पे भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो आए और हमारा साथ दे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि नहीं 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 यहाँ तो कोई और नहीं, मैं भाग जाऊं। सो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जहां जहां फ्लायर शेयर कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स में। ये बहुत आप लोगों की सपोर्ट होगी वॉल्टन विमेन काउंसिल की। तो 8 बज चुके हैं। अगेन आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीमा आपका होस्ट करने का शुक्रिया, और अस्मा एज ऑलवेज ये आपका अपना मंच है। थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू, बाय बाय। हमेशा की तरह तो बहुत लाइनें प्लीज सुनानी हुई है। अस्मा। ये सर्वे आना ना, सर्वे तो एक्सीड से भी ऊपर कुछ वर्ड होता है, तो वो उसके लिए कहते हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी कुछ होता है ना, जो कि मतलब नॉलेज कितनी है आपके स्पीकर की, तो वो क्या कह सकते हैं। ये डिस्कशंस की वजह से इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं सच्ची बताऊं, डिस्कशंस की वजह से जो आप सबने अपना डाला है। जो वे है ना आसमा, आप जो जिस तरीके से आप एंगेज करती है ना सबको, तो असल में तो बात वो आती है ना, बस रिंटू जी दुआओं में याद रिंटू जी थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग जी। गीता जी आज नहीं, कल सबको फिर एक लिंक जाएगा सर्वे का, एक नया ग्रुप बनेगा। हर फ्राइडे के बाद एक ग्रुप में बनाती हूँ, आपने फिल करना है, उसके बाद डन लिखना है, और उसके बाद टाटा बाय बाय एग्जिट कर लेना है। उस्मा प्रभा ने कुछ लाइंस हाँ जी, इन्होंने सुनाना है कुछ। हाँ, मैं सुनाना चाहती हूँ। एक बार ऐसी मैं कवि सम्मेलन में गई थी, मैं लेकर तो कुछ और गई थी बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने औरतों के ऊपर कुछ ऐसा बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कविता बोलने से पहले कहा था, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो औरतों की इज्जत नहीं करते। मैं सब मर्दों के लिए नहीं बोल रही, सबकी मैं इज्जत करती हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ जो इज्जत नहीं करते औरतों की। कि तुम मर्द लोग क्या जानो औरत को, बनी है वो किससे बनाती है जो औरों को। 2 शब्द क्या पढ़ लिए खोलकर किताब को, और दम भरने लगे जान गए औरत की जात को। तुम क्या पढ़ोगे उसको, बने हो उसी से, आज तुम अकड़ते हो कल पले हो उसी से। खुद मर्द क्या हुए खुद को आफताब बन गए, और भूल गए उन्हें भी जो तुम्हें तार कर गए। औरत की अस्तित्व को तुम यूं न तोड़ना, दया धर्म की देवी है इज्जत से मोड़ना। यूं तो वो सह सकती है फौलादी पशाण सी, दूसरों का दुख देखकर पिघलती है मोम सी। सितम उस पर जो कम ना होगा, ब्रह्मांड जल उठेगा, ब्रह्मांड जल उठेगा, हाँ ब्रह्मांड जल उठेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। ओके, बाय बाय। बहुत शुक्रिया अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, और सबको नमस्ते, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।